पुस्तक 37 अध्याय 1 अवतार। जैसे ही जी निंग ने आतंक स्टाजिया के जेडफायर क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया, उसके अवतार ने प्राचीन सत्य के महल के माध्यम से नाइनडस्ट को संदेश भेजा। नाइनडस्ट, क्या तुम जेडफायर क्षेत्र में हो? मैं आ रहा हूँ। निंग ने यही सीधा सा संदेश भेजा था। प्राचीन सत्य के महल की शाखाएं दाव गठबंधन के सभी 8 पवित्र नगरों में फैली हुई थीं और शक्तिशाली प्राचीन लोग इसके पीछे की शक्ति थे। निंग के शब्द तुरंत प्राचीन लोगों तक पहुंच गए और इस तरह निंडस्ट के अवतार तक पहुंच गए। क्या? नाइनडस्ट चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डार्कनॉर्थ को पता चल जाएगा कि वह जेडफायर दायरे में प्रवेश कर चुका है। उसके मन में कृतज्ञता का भाव था। सब जानते थे कि वह जगह मौत का जाल है। डार्कनॉर्थ भी यह जानता था, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर दौड़ पड़ा। डार्कनॉर्थ, आर्कन सिल्क्सनो ने मुझे जेडफायर दायरे में खदेड़ दिया है, लेकिन मैंने ये जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की। अगर तुम्हें पता चल गया है तो इसका मतलब है कि आर्कन सिल्क्सनो ने ही यह खबर फैलाई होगी। यह उसकी साजिश है। नाइनडस्ट ने निंग को भी जवाब भेजा। चाहे कुछ भी हो, यहाँ मत आना। आर्कन सिल्क्सनो एक पागल आदमी है। यह निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है। उसका संदेश वास्टेवेन पैलेस में निंग के अवतार तक वापस पहुंच गया, लेकिन अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उफ, डार्कनॉर्थ तो। नाइनडस्ट जानता था कि वह निंग को मना नहीं पाएगा और इसलिए प्राचीन गढ़ के भीतर उसका अवतार तुरंत वास्टेवेन पैलेस की ओर चला गया। वास्टेवेन पैलेस के बाहर एक व्यक्ति जो लहराते हुए भूरे वस्त्र पहने हुए था, अंतरिक्ष में एक दरार से उभरा, फिर दूर स्थित वास्टेवेन पैलेस को घूरने लगा। मैं यहाँ हूँ। धूसर चोगा पहने वह आदमी मौसम से थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उम्मीद है मैं समय पर पहुंच गया हूँ। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे हवा में बारिश की अनगिनत बूंदें प्रकट हुईं। बारिश वास्तेवन महल के हर इंच पर बरस रही थी, लेकिन महल की रक्षा करने वाली बाधाओं ने बारिश की शक्ति को पूरी तरह से रोक दिया। अवरुद्ध शक्ति ने लहरें पैदा की, जिन्होंने तुरंत सम्राट सोलेस्की और जी निंग के अवतार का ध्यान आकर्षित किया। अरे, दोनों बैरियर से बाहर निकले, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर दूर तक देखने लगे। हाँ, निंग का अवतार मुस्कुराया। बड़े भाई सोलेस्की, तुम वापस जा सकते हो। मुझे अपने पुराने दोस्त से बात करने दो। निंग का अवतार फिर आसमान में भूरे वस्त्र पहने उस आदमी की ओर बढ़ा। सम्राट सोलेस्की भी मुस्कुराए। वह भी पहचान गए कि वह कौन था, क्योंकि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना भेष त्यागकर अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। वह वास्तव में नाइनडस्ट संप्रदाय का स्वामी था। नाइनडस्ट, निंग का अवतार ग्रे रॉब वाले आदमी के बगल में खड़ा हो गया। डार्कनॉर्थ, नाइनडस्ट ने निंग की तरफ देखा। उसकी भावनाएं कुछ मिली-जुली थीं। हालांकि वह नहीं चाहता था कि निंग को पता चले कि वह बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन निंग ने ये जानकर जो प्रतिक्रिया दी, उसके लिए वह बहुत आभारी भी था। सच्चे भय ऐसे ही होते हैं। मैं बहुत देर से तो नहीं आया हूँ, है ना? नाइनडस्ट ने पूछा। तुम्हारा असली शरीर अभी तक जेडफायर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे टेरस स्टाजिया पार करते समय सावधानी बरतनी होगी। मैं यहाँ फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स की तरह यूं ही पलके नहीं झपका सकता, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ पहुँचने में मुझे कम से कम 1000 साल और लगेंगे। नाइनडस्ट ने राहत की सांस ली। शुक्र है ना? नाइनडस्ट ने निंग को गौर से देखा, कुछ हैरान सा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा आभामंडल थोड़ा बदल गया है? हालांकि दोनों केवल अवतार थे, उनकी आभाएं उनकी सच्ची आत्माओं और उनके दाव द्वारा उत्पन्न की गई थीं। एक दुष्ट साधक की आभा ही दुष्ट और दुर्भावनापूर्ण हो जाती। चूंकि वास्तविक शरीर और अवतार एक दूसरे से जुड़े हुए और समान थे, इसलिए निंग के अवतार की आभा वास्तव में बदल गई थी और पिछली बार जब वे मिले थे तब से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। पहले निंग संयमी और शालीन स्वभाव का था, मानो कोई धार छूटते ही अपनी धार दिखा दे, लेकिन अब वह तारों भरे आकाश जितना विशाल और अवर्णनीय लग रहा था, लेकिन पानी की एक बूंद जितना कोमल भी। उसे देखते ही कोई भी उसे पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। उसमें एक खास तरह का गहरा चुंबकत्व था। निंग ने कहा, यह मेरे द्वारा बनाई गई एक भ्रामक कला के कारण हुआ। भ्रामक कला? नाइनडस्ट हैरान था। आप तलवार के ताव में पहले ही इतनी गहरी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भ्रामक कला ने आपको इतना बदल दिया? यदि कोई माया पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे सामान्यतः अद्भुत करिश्मा प्राप्त होता है। सु यूजी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। सु यूजी को देखने वाले सामान्य साधक उनके द्वारा इस हद तक अनियंत्रित रूप से मोहित हो जाते थे कि वे स्वेच्छा से उनके सेवक बनकर उनके पीछे चलने लगते थे। जो लोग माया की कला में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे, उनके प्राकृतिक आभामंडल ही दूसरों को बिना किसी सक्रिय प्रयास के भी मोहित कर सकते थे। निंग की इन्फेक्टेड ड्रीम लेंस तकनीक एक भ्रामक कला थी जिस पर निंग ने आधे से ज्यादा अराजकता चक्र बिताया था। उसने इसे ऑटॉप के पत्थर के मंच की मदद से बनाया था, जब उसने अनगिनत तकनीकों के रहस्यों का गहन अध्ययन किया था। इसका उस पर असर पड़ना स्वाभाविक ही था। मैं हाल ही में भ्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और कुछ प्रगति करने में कामयाब रहा। निंग ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हारे भ्रमों के बारे में बहुत हो गया। नाइनडस्ट ने तुरंत कहा, मैं पूरी गति से यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जेडफायर दायरे में प्रवेश करने से बचो। तुम पहले से ही जानते हो कि यह आर्कॉन सिल्क्सनो की साजिश है। तुम इसमें क्यों फंसना चाहते हो? निंग ने सिर हिलाया। साजिश? कैसी साजिश हो सकती है उसकी? नाइनडस्ट, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या लगता है वो क्या साजिश रच रहा होगा? उसे कम मत आंको, वह पागल है। नाइनडस्ट ने चिंता से भरे चेहरे से कहा। उसने टेरस स्टाजिया में मेरा पीछा किया।
मैं घबराकर भाग गया और मेरे लगभग सारे खजाने खत्म हो गए। जब हम जेडफायर दायरे से आगे बढ़े तो मैंने दांत पीसकर अपनी जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। निश्चित मौत के सामने यही समझ में आता है कि निंडस्ट मौत के जाल में कूद गया था। कम से कम इस तरह उसके पास एक मौका तो था, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आर्कॉन सिल्क्सनो के उसे पकड़ लेने पर वह बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगा था कि एक बार मैं उसमें कूद गया तो वह मेरे पीछे अंदर आने से डरेगा। नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। मैं गलत था, वह पागल आदमी असल में मेरे ठीक पीछे से आया था। ओह, निंग ने आंखें सिकोड़ लीं। वह भी अंदर गया? क्या उसकी भी मौत की इच्छा है? इसीलिए मैंने कहा कि वह पागल है। नाइनडस्ट ने गंभीरता से कहा, जेडफायर क्षेत्र एक मौत का जाल है जिसे सिथे ने डॉन युद्ध के दौरान बिछाया था। हालांकि हमने उन्हें अंत में हरा दिया, लेकिन युद्ध के दौरान हमारी कई प्रमुख शक्तियां इसमें मर गईं। हालांकि मैं अंदर घुस गया था। अगर मैं सावधान रहूं और समय लूं तो मुझे अभी भी भागने का रास्ता ढूंढने और वहां से निकलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब जबकि आर्कॉन सिल्क्सनो भी अंदर घुस आया है, मुझे अपनी तेज उड़ान जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे सीधे जेडफायर क्षेत्र के अंदर और भी खतरनाक दिखने वाली जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वह अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। अंत में मैं एक ऐसी जगह फंस गया जो किसी जेल जैसी लग रही थी। जेल? निंग ने भौहें चढ़ाईं। मुझे खुद भी यकीन नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं लगभग 30 मीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फंस गया हूँ। नाइनडस्ट ने आह भरी। शुक्र है अभी कोठरी के अंदर कोई खतरा नहीं है और आर्कन सिल्क्सनो ने अपना पीछा जारी रखने की हिम्मत नहीं की। जेल जैसी जगह है ना? निंग ने सोच में पड़कर भौहें चढ़ाईं। आखिरकार वह ब्राइट शो साम्राज्य का सदस्य था। उसने तुरंत ब्राइट शो हेगेमॉन से टेरस डाजिया का नक्शा हासिल करने की ठान ली थी। वह इसके बदले खजानों का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन हेगेमॉन ब्राइट शो ने इसे मुफ्त में दे दिया था। अब उसके पास हेगेमॉन और दाववादी ब्लूस्टोन दोनों के नक्शे थे और इसीलिए वह जेडफायर दायरे के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। जेडफायर दायरा सिथे द्वारा बिछाया गया एक मौत का जाल था और उसके ठीक बीच में जेलें थीं। जेडफायर क्षेत्र में साधक सभ्यताओं की कई प्रमुख शक्तियां फंस गई थीं। उनमें से कई बच नहीं पाईं। एक बार जब सिथे ने पर्याप्त प्रमुख शक्तियों को फंसा लिया तो उन्होंने एक ही डेसिमेट्स वेव छोड़ी और सभी कैदियों का सफाया कर दिया। हेगेमॉन ब्राइट शो के अभिलेखों में यह इस प्रकार लिखा है, जेडफायर दायरे की जेलें मुख्यतः 7 क्षेत्रों में फैली हुई हैं और महत्व के आधार पर उनमें भिन्नताएं हैं। हालांकि सिथे सभी मृत हैं। मैंने एक बार उन्हें दूर से देखा था और उनमें जीवन के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन ये जगह अभी भी अनगिनत खतरों से भरी है। हालांकि जेडफायर दायरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे इसकी सर्वनाश लहर अनुपयोगी हो गई है। फिर भी कई संरचनाएं और अवरोध इतने मजबूत हैं कि हेगेमन्स भी मर सकते हैं। जेलें? निंग ने भौहें चढ़ाईं। धिक्कार है उस सिल्क्सनो पर। जेडफायर दायरे की साधारण जेलें भी बेहद खतरनाक जगहें थीं। चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ, नाइनडस्ट ने जल्दी से कहा। मैं सिर्फ 30 मीटर के दायरे में ही सीमित हूँ। जब तक मैं किसी भी बैरियर को नहीं छूता मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप अभी भी जेडफायर दायरे की जेलों में से एक में हैं। निंग चिंतित था। इसीलिए तुम्हें दूर रहना होगा, डार्कनॉर्थ। नाइनडस्ट ने जल्दी से कहा। आर्कन सिल्क्सनो इतना पागल था कि उसने हम दोनों को खत्म करने के लिए हमला बोल दिया। उसने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी है। वह काफी देर से अंदर है। अब तक उसे शायद उस जगह के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। उसने शायद तुम्हारे लिए जाल बिछा रखे होंगे। एक बार तुम वहां पहुंच गए तो तुम एक नई और अनजान जगह पर पहुंच जाओगे। उसके लिए तुम्हें धोखा देना आसान हो जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ, निंग हंसा। लेकिन उसके पास लाभ है, नाइनडस्ट ने तर्क दिया। चिंता मत करो, मैं जेडफायर दायरे से पूरी तरह अनजान नहीं हूँ। निंग ने सिर हिलाया। उसके पास दाववादी ब्लूस्टोन और हेगेमॉन ब्राइट शो के स्टार मैप थे। नतीजतन अब तक वह जेडफायर दायरे से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मैं पिछले कुछ समय से उससे छुटकारा पाना चाह रहा था। अगर हम उस नीच पागल को उसकी मनमानी करने देंगे तो वह भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बेहतर होगा कि उससे जल्द ही छुटकारा पा लिया जाए। तुम? नाइनडस्ट बेहद चिंतित था। तुम कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि मेरा स्वभाव कैसा है। निंग मुस्कुराया। मुझे पता था कि मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगी, फिर भी कोशिश तो करनी ही थी। नाइनडस्ट पूरी तरह से हार मान गया। उफ, इतनी सारी बातों के बाद भी मैं तुम्हें जरा भी नहीं हिला पाया। खैर, सुरक्षा पहले। मैं अब गुस्सैल बच्चा नहीं रहा, निंग ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें तभी बचा पाऊंगा जब मैं खुद को जिंदा रखूंगा। पुस्तक 37, अध्याय 2, अप्रत्याशित आश्चर्य। नाइनडस्ट जी निंग को मना नहीं पाया था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से वास्तेवेन पैलेस में रहने का फैसला किया। इस तरह वह निंग के साथ लगातार संपर्क में रह सकेगा और उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकेगा। यह निंग के लिए उसे बचाने के प्रयासों में मददगार साबित होगा। आतंक के स्टाजिया के भीतर निंग का असली शरीर अपने रक्षक को साथ लेकर तेजी से उस क्षेत्र से गुजर रहा था। ये जगह बहुत खतरनाक थी, यहाँ तक कि निंग को भी बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। लगभग 800 साल बाद दोनों आखिरकार जेडफायर क्षेत्र में पहुंच गए। हम पहुंच गए। निंग ने सामने की ओर उस विशाल लगभग अनंत आग के भंवर को देखा जो शून्य में प्रकट हुआ था। ज्वाला के भंवर ने बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था। आग की हर पंखुड़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जबरदस्त खतरे से भरी हुई थी। मास्टर,
व्हाइट थॉ की आंखें अचानक चमक उठीं और वह बोला, हाँ। निंग ने व्हाइट थॉ की ओर देखा। व्हाइट थॉ ने कहा, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? निंग खुश हुआ। उसे अचानक याद आया कि दाववादी ब्लूस्टोन ने टेरस्टाजिया में इस सिथे रक्षक को हासिल कर लिया था। व्हाइट थॉ को एक बेहद ऊंचे दर्जे के सिथे की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, जिसका मतलब था कि उनके लिए जेडफायर दायरे में पहले आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हाँ, व्हाइट थॉ ने सिर हिलाया। मेरे मूल सिथे गुरु को पहले भी यहाँ आमंत्रित किया गया था। ये स्थान, जिसे आप साधक जेडफायर क्षेत्र कहते हैं, सिथे लोगों के लिए 7 ज्वलंत नर्क के नाम से जाना जाता था। और क्या जानते हो? निंग बहुत खुश हुआ। यह वाकई एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। जितना ज्यादा वह जेडफायर क्षेत्र के बारे में जानता, वहां जाना उतना ही आसान होता जाता। व्हाइट थॉ ने अपने नए स्वामी से कुछ भी नहीं छिपाया। यह एक मौत का जाल है जिसे सिथे ने बड़ी मेहनत से बनाया है। मेरे स्वामी को इसे देखने के लिए यहाँ केवल आमंत्रित किया गया था, इसलिए मुझे इसके बारे में केवल सही जानकारी है। 7 ज्वलंत नरकों का हृदय इसके भीतर स्थित 7 मुख्य कारागार हैं। ये 7 कारागार सर्वोपरि हैं, लेकिन इनके साथ बड़ी संख्या में साधारण कोठरियां भी हैं। ये सभी मिलकर 7 ज्वाला नरक विनाश संरचना बनाती हैं, जो एक प्रकार की विनाशकारी काली ज्वालाएं उत्पन्न कर सकती हैं। ऑटॉक्स के अलावा इन विनाशकारी काली ज्वालाओं से प्रभावित होने वाला लगभग हर व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। निंग विस्मय में था और उसने धीरे से सिर हिलाया। वे काली लपटें, हम साधक उन्हें डेसिमेट्स लपटों की लहर कहते थे। हालांकि सिथे युद्ध में हार गया। इसका मतलब है कि 7 ज्वलंत नरकों पर हमला हुआ होगा और वे उसके गठन के साथ नष्ट हो गए होंगे। व्हाइट थॉ ने कहा, इसलिए गुरु, आपको डेसिमेट्स लपटों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग सुन रहा था और व्हाइट थॉ बोल रहा था, उन जेलों का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त है, लेकिन कुछ शायद बरकरार हैं। अगर आप अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं गुरु, तो आपको पहले पता लगाना होगा कि वह कहाँ है। अगर वह किसी क्षतिग्रस्त जेल में फंसा है तो आपके पास उसे बचाने का मौका होगा, लेकिन अगर वह किसी सुरक्षित जेल में है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा आपका दुश्मन आर्कन सिल्क्सनो भी मौजूद है। गुरु, आपकी बात के आधार पर वह जेलों के अंदर नहीं है। जेलों के बाहर कई रास्ते हैं, व्हाइट थॉ ने कहा। ये रास्ते कई जालों और अवरोधों से भरे हुए हैं। सिथे ने कभी इन पर नियंत्रण किया था ताकि साधक बच न सकें। कई साधक उन रास्तों में मारे गए या युद्ध के दौरान जेल में विस्फोट से मारे गए। मेरा अनुमान है कि गुरु, आर्कन सिल्क्सनो निश्चित रूप से आपको फंसाने के लिए इन तंत्रों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। गलियारे, जेल। निंग ने सिर हिलाया। जब मेरे असली सिथे मास्टर को यहाँ आने का न्योता मिला तो स्वागत करने वाले सिथे ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे गलियारों में कभी न उड़ें। उन्हें सिर्फ जमीन पर चलना था। इस तरह अगर वे किसी रुकावट से टकरा भी गए तो कम से कम उन्हें जेलों में तो नहीं भेजा जाएगा। व्हाइट थॉ मुस्कुराए। जमीन पर हालात चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न लगें, उन्हें बिल्कुल भी नहीं उड़ना था। जमीन कई खतरनाक अवरोधों और संरचनाओं से भरी है, लेकिन वे हेगेमॉन्स को मारने में सक्षम नहीं हैं। जमीन की खतरनाक बनावट के कारण ही कई साधक इन खतरों से बचने के लिए उड़ना पसंद करते हैं। व्हाइट थॉ ने आगे कहा, हालांकि यह सच है कि उड़ते समय आपको बहुत कम खतरे मिलेंगे, लेकिन जो खतरे आएंगे वे जानलेवा होंगे। हेगेमॉन्स भी मर सकते हैं। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। अगर व्हाइट थॉ ने उसे यह न बताया होता तो निंग इन सारे राजों का अंदाजा कभी नहीं लगा पाता। गुरुजी, आपको सावधान रहना होगा। मैं अपने असली सिथे मास्टर के साथ इस जगह पर पहले सिर्फ एक बार गया हूँ, व्हाइट थॉ ने कहा, और मैं सिर्फ कुछ ही रास्तों से वाकिफ हूँ जिनसे मेरे सिथे मास्टर कभी गुजरे थे। जहाँ तक जेलों के ज्यादा अहम राजों की बात है तो मैं उनसे वाकिफ नहीं था। तुमने मुझे बहुत कुछ बता दिया। ये तो बहुत बढ़िया है। निंग मुस्कुराया। जेडफायर क्षेत्र जब बिल्कुल सही हालत में था तब भी जब तक कोई बिना उड़े चलता रहता उसे किसी भी ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ता जिससे हेगेमन्स को खतरा हो। अब जब जेडफायर क्षेत्र की हालत खराब है तो हालात और भी सुरक्षित होंगे। आखिरकार न तो आर्कॉन सिल्क्सनो और न ही नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की मौत गलियारों में हुई थी। सिल्क्सनो, जब तक तुम जेलों से बाहर रहोगी, तुम चाहे कोई भी साजिश रच लो, मुझे धमका नहीं पाओगी। निंग को अब काफी सुकून मिला और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मैं यहाँ नहीं मरने वाला, पर तुम तो मरोगी। चलो अंदर चलते हैं, व्हाइट थॉ, निंग ने कहा। फुश। वे दोनों तुरंत आग के उस विशाल भंवर में उड़ गए। आग का विशाल भंवर अंदर से घोर अंधकार में था। निंग और व्हाइट थॉ के अंदर जाने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। अरे, निंग ने आगे आग के दर्रे के समूह देखे। अनगिनत आग के रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, मानो किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। डॉन युद्ध के दौरान ये सिथे का अड्डा था। सिथे यहाँ पीछे हटकर सुरक्षित रूप से आराम कर सकते थे, लेकिन जो भी किसान अंदर घुसने की हिम्मत करते वे सब मारे जाते। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। निंग ने एक दिशा में देखा, फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर इशारा किया। सिल्क्सनो वहीं है। गुरुजी, ये सारे रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। आप किसी भी रास्ते से किसी भी जेल तक पहुंच सकते हैं, व्हाइट थॉ ने कहा। अगर ऐसा है तो हम उस रास्ते को चुनेंगे। निंग आगे वाले रास्ते की ओर उड़ने लगा, जिसके बारे में उसे लगा कि वह उसे आर्कन सिल्क्सनो की ओर ले जाएगा। वह यहाँ है, एक दुबला पतला सफेद बालों वाला सफेद भौंहों वाला आदमी सिर्फ 300 मीटर की खाली जगह में पद्मासन में बैठा था। आर्कन सिल्क्सनो को आभास हो गया कि उसका राज्य के एक हिस्से से प्रतिध्वनित हो रहा है। उसकी तैलीय हरी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। डाउल और डाकनॉर्थ सचमुच आ गया।
हे वे वाकई अच्छे दोस्त हैं। हालांकि उसे लग रहा था कि निंग जरूर आएगा, लेकिन ये जगह अभी भी जेडफायर का क्षेत्र थी। हर कोई अपने दोस्त की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा। अच्छा डाउल और डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन सिथे हरा सकता है। आर्कन सिल्क्सनो ने आग की लपटों की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मैं पूरी तरह से घातक जालों से घिरा हुआ हूँ। जब तक तुम मेरी तरफ आओगे तुम उन्हें जरूर सक्रिय करोगे। एक बार ऐसा करने पर तुम मर जाओगे। सिथे के विनाश के परिणामस्वरूप कई अवरोध और तंत्र उजागर हो गए थे। अब उनका प्रभारी कोई नहीं था, इसलिए वे अब छिपे नहीं रह सकते थे। आर्कन सिल्क्सनो ने इस क्षेत्र को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ एक भयानक रूप से शक्तिशाली संरचना थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसे देखते ही किसी की भी रूह कांप जाती थी। आर्कन सिल्क्सनो जानता था कि अगर उसने इसे छुआ तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने सावधानी से उस संरचना के किनारे से निकलकर उसके पास के शून्य में खुद को छिपा लिया। फिर उसने उस खतरनाक संरचना को छिपाने के लिए अपनी कुछ संरचनाएं बना लीं। मैंने जाल को पहले ही छिपा दिया है, तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगेगी। आर्कन सिल्क्सनो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे जरूर छुओगे, और अगर नहीं भी छूते तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने का इंतजाम कर दूंगा। वह जानता था कि निंग जैसा इंसान जरूर बहुत चालाक होगा, उसे धोखा देना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कई योजनाएं बना रखी थीं ताकि निंग कम से कम उनमें से किसी एक में फंस जाए। उसका लाभ इस तथ्य में निहित था कि वह जेडफायर दायरे में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। हे, तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, है ना? हे, तुम मर गए। आर्कन सिल्क्सनो बेसब्री से निंग के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत समय हो गया था जब उसने इतना उत्साह महसूस किया था। इतिहास का सबसे चमकदार डाउनलॉर्ड आ रहा था, जिसने सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को तहस नहस कर दिया था, और आज आर्कन सिल्क्सनो आखिरकार उससे छुटकारा पाने वाला था। फुफ, निंग गलियारे में उड़ गया, फिर जमीन पर आ गिरा। सावधान गुरु, जैसे जैसे आप गलियारे में आगे बढ़ेंगे आपको ढेर सारी बाधाओं और जालों का सामना करना पड़ेगा। व्हाइटथॉ निंग के साथ था और हर समय उसकी रक्षा कर रहा था। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। निंग घुमावदार जलते हुए रास्तों से सावधानी से आगे बढ़ने लगा। रास्ते 1000 मीटर व्यास के थे और उनके भीतर कई तंत्र साफ दिखाई दे रहे थे। निंग और व्हाइटथॉ आसानी से उन्हें छूने से बच पाए। चाय की केतली उबालने के लिए जरूरी समय तक चलने के बाद निंग की अचानक पलकें झपकीं। फिर उसने पास के व्हाइटथॉ की ओर देखा। व्हाइटथॉ, क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ बहुत सारे खतरे और तंत्र हैं? उन्हें किसी भी खतरनाक चीज का सामना नहीं करना पड़ा था। व्हाइटथॉ को थोड़ा अजीब लगा। लगता है शायद सिथे सभी मर चुके हैं और किसी का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए कोई खतरा नहीं है। हे, निंग हंसा जब उसने व्हाइटथॉ के चेहरे पर अजीब भाव देखा। ठीक है, चलो। वे दोनों आसानी से मार्ग पार करते हुए आर्कन सिल्क्सनो के करीब आते गए। पुस्तक 37 अध्याय 3 जी निंग और सिल्क्सनो। घुमावदार जलते हुए गलियारे अनगिनत किलोमीटर तक फैले हुए थे। डॉन युद्ध के दौरान ये साधकों के लिए दुस्वप्न थे, लेकिन अब जब ये क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन पर अब कोई सक्रिय नियंत्रण नहीं था, तो इनके भीतर की बाधाओं की संख्या नाटकीय रूप से कम हो गई थी। जी निंग और व्हाइटथॉ के पैरों के नीचे की लपटें अचानक एक विशाल 300 मीटर लंबे जलते हुए सिर में बदल गईं। जलते हुए सिर ने अपना विशाल मुंह खोला और निंग और व्हाइटथॉ को पूरा निगलने की तैयारी में था। तोड़ो! व्हाइटथॉ अपने सफेद फर से ढके पैरों से गुस्से से जमीन की ओर गिरा। धमाका! रोएदार पैर ने अकल्पनीय शक्ति का प्रहार किया, जिससे नीचे की लपटें तुरंत ही कुचल गईं और जलता हुआ सिर चकनाचूर हो गया। निंग ने ये देखकर हंसते हुए कहा, आखिरकार हमें एक जाल का सामना करना पड़ा। ये हमारे लिए पहला जाल था। चिंता मत कीजिए गुरुजी, ये तंत्र मुझ पर छोड़ दीजिए, व्हाइटथॉ ने जोर से कहा। हाँ, मुझे जरा भी चिंता नहीं है। निंग हंसा, लेकिन वह खुद को हैरानी से मन ही मन आहें भरने से नहीं रोक पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वोच्च पदस्थ सिथे सभी ऐसे ही सिथे रक्षक चाहते थे। व्हाइटथॉ निश्चित रूप से शक्ति में सर्वोच्च आर्कोन्स के बराबर था। निंग ने अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी निंग को कोई फायदा नहीं हुआ। और यही इसकी सबसे प्रभावशाली बात नहीं थी। असल में प्रभावशाली बात ये थी कि गोलेम का उद्देश्य रक्षा और बचाव करना था। सिर्फ अपनी मूल शक्ति के आधार पर यह हेगेमॉन्स के बराबर था। यही वजह थी कि निंग अपनी पूरी शक्ति के साथ हेवनब्रेकर मुद्रा का इस्तेमाल करने के बावजूद कोई फायदा नहीं उठा पा रहा था। जबरदस्त ताकत के अलावा ये हल्के और लचीले हमले करने में भी सक्षम था। ये किसी भी दुश्मन को, यहाँ तक कि हेगेमॉन स्तर के दुश्मन को भी बांध सकता था। यह अपने मालिक के सामने खड़ा होकर उसे किसी भी खतरे का सामना करने में मदद भी कर सकता था। ये समझना होगा कि जब किसी की रक्षा करने की बात आती है तो वास्तविक हेगेमॉन भी सिथ प्रोटेक्टर जितना प्रभावी नहीं होगा। निंग और व्हाइटथॉ उस रास्ते पर चलते रहे। व्हाइटथॉ ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके उनके द्वारा लगाए गए किसी भी जाल को रोककर कुचल दिया। सच तो ये था कि ये तंत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे। ये व्हाइटथॉ को उसके लचीले मोड में आने के लिए भी मजबूर नहीं कर पा रहे थे। फुफ! निंग के पैरों के नीचे अचानक अनगिनत लपटें उठीं, उसे हर तरफ से और ऊपर से भी घेर लिया। लपटें हर जगह घूम रही थीं, मानो उन्हें अभी अभी आग के पिंजरे में फंसा दिया गया हो। घूमती हुई लपटें मिलकर एक अजीब सी आकृति बना रही थीं, जिसमें साफ तौर पर भयानक शक्ति का उभार जमा हो रहा था। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। इस जगह में आने के बाद पहली बार उसे किसी खतरे का एहसास हुआ था।
खड़खड़ाहट। निंग ने अपनी पीठ पर रखी म्यान से 2 नॉर्थबो तलवारें निकाली और उन्हें तैयार कर लिया। मास्टर, इसे मुझ पर छोड़ दो। व्हाइट थॉ ने धीमी गर्जना की और अपनी विशाल रोएदार हथेलियों को हर दिशा में कई भयंकर प्रहारों के साथ पटक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगा जैसे हर तरफ हथेलियों के प्रहारों की लहर दौड़ गई हो। हर एक हथेली असल में निंग के पूरे जोरदार स्वर्गभंजक रुख से भी थोड़ी ज्यादा जोरदार थी। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा हथेलियों के प्रहार हुए, जिससे आग का पिंजरा फटने और चूर चूर होने लगा। कुछ ही पल बाद पिंजरा जोर से फटा और फिर पूरी तरह से ढह गया। रक्षक ने अपने हाथ नीचे कर लिए। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक स्थिर और सीधा भाव था। काफी प्रभावशाली। निंग को गोलेम और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। जब दाववादी ब्लूस्टोन ने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के सौदे के तहत उसे ये गोलेम दिया था, तो ब्लूस्टोन ने कहा था कि ये सिथे प्रोटेक्टर गोलेम बेहद दुर्लभ हैं और यहाँ तक कि ऑटॉक्स के लिए भी इनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे नाइन डस्ट को बचाना है तो शायद मुझे व्हाइट थॉ पर निर्भर रहना पड़ेगा। निंग ने मन ही मन सोचा। आखिरकार खतरे का सामना करने में यह मुझसे कहीं बेहतर है। जैसे जैसे वे एक ज्वलंत मार्ग से दूसरे में आगे बढ़ते गए, निंग को यह महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे आर्कन सिल्क्सनो के करीब पहुंच रहा था। 6 दिन पलक झपकते ही बीत गए, लगभग पहुंच ही गए। निंग गंभीर हो गया। हालांकि शक्ति में उसका पूर्ण प्रभुत्व था। आर्कन सिल्क्सनो ने अपनी जान जोखिम में डालकर जेडफायर क्षेत्र में प्रवेश करके अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया था। निंग ऐसे पागल दुश्मन के सामने जरा भी अति आत्मविश्वासी नहीं होगा। निंग ध्यान से उसे आगे बढ़ता देख रहा था। वहां उस आदमी को देखते ही निंग की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ करोड़ किलोमीटर दूर एक दुबला पतला सफेद वस्त्र पहने सफेद भौहों वाला आदमी आग की लपटों से घिरी एक छोटी सी खाली जगह में पद्मासन में बैठा था। उसकी तैलीय हरी आंखें भी निंग पर टिकी थीं। हालांकि उनके बीच आग की लपटें और दूसरी चीजें थीं, लेकिन उनके जैसे विशेषज्ञों के लिए सिर्फ पदार्थ उनकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सकता था। पहले वे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे क्योंकि वे बहुत दूर थे और बहुत सारे तंत्र मौजूद थे। अब जब वे एक दूसरे से 1 अरब किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे, तो वे एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। सिल्क्सनो, निंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। निंग के आसपास के इलाके में एक कर्कश आवाज गूंजी। तुमने सिर्फ एक दोस्त की खातिर खुद को टेरस्टाजिया और फिर जेडफायर दायरे में झोंक दिया। डाउल और डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हारी ताकत के लिए पहले ही तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं भी आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप एक शाश्वत सम्राट हैं, लेकिन आप इस मौत के जाल में कूदने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। अगर मैं न आऊं तो हो सकता है कि अंतिम परिणाम ये हो कि आप और नाइन डस्ट दोनों यहीं मर जाएं। निंग ने कहा। एक शाश्वत सम्राट एक डाउलॉर्ड के साथ आत्महत्या का समझौता करने को तैयार हो। मैं आपके पागलपन से सचमुच दंग हूँ। जेडफायर क्षेत्र में प्रवेश करना आसान था, बाहर निकलना मुश्किल था। अतीत में सिथे ने अनगिनत साधकों को बिना किसी बाधा के अंदर आने दिया था और फिर अंदर घुसते ही उन्हें मार डाला था। इस प्रकार हालांकि आर्कन सिल्क्सनो उसके प्रवेश से बच गया था, लेकिन वास्तव में जीवित बाहर निकलना 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होता। आखिरकार मूल मार्ग से वापस जाना संभव नहीं था। आत्महत्या का समझौता? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो, आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके पास एक क्षेत्राधिकार था, यानी वह दूसरे आर्कन से ज्यादा जिंदा रहने में माहिर था। तुमने मुझे फंसाने के लिए ही मुझे यहाँ खींचा है ना? निंग होठों पर मुस्कान लिए आगे बढ़ता रहा। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि खुद ऐसा कर सको। तुम्हारी योजना शायद जेडफायर दायरे के किसी भयानक तंत्र का इस्तेमाल करके खुद ऐसा करने की है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें बेहद डरावने जालों से घिरा होना चाहिए। सचमुच, मैं भयानक जालों से घिरा हुआ हूँ। दसियों जाल, सैकड़ों जाल। आर्कन सिल्क्सनो जोर से हंसा। और इसीलिए तुम्हें मुझसे बहुत दूर रहना चाहिए। तुम मेरे जितना करीब आओगे, तुम्हारी मौत उतनी ही जल्दी आ जाएगी। दोनों दूर से बातें करते रहे, जबकि आर्कन सिल्क्सनो ने निंग के खिलाफ अपने असली विचार और अपनी असली योजना छुपा रखी थी। और करीब, बस थोड़ा और करीब। आर्कन सिल्क्सनो बेसब्री से निंग के आने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि डाउल और डार्कनॉर्थ को अपने घमंड के चलते जाल देखे बिना भागना नामुमकिन था। आर्कन सिल्क्सनो की अपनी योजनाएं थीं, लेकिन निंग की अपनी योजनाएं थीं। अगर व्हाइट थॉ ने उसे इस जगह के कुछ राज न बताए होते तो निंग और भी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ता। हालांकि अब निंग जानता था कि जब तक वह हवा में नहीं उड़ेगा तब तक इस जगह के किसी भी घातक तंत्र का उस पर कोई हमला नहीं होगा। सिल्क्सनो, आखिर में तुम्हारी सारी योजनाएं बेकार साबित होंगी, निंग ने सोचा। फिर भी उसने व्हाइट थॉ को सावधानी से निर्देश दिया, व्हाइट थॉ, मुझसे आगे रहो। मान लिया। व्हाइट थॉ आगे चल रहा था, जबकि निंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सतर्क था, लेकिन आर्कन सिल्क्सनो को आत्मसंतुष्टि की भावना में डुबोने के लिए भी। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। 80 करोड़ किलोमीटर, 60 करोड़ किलोमीटर, 50 करोड़ किलोमीटर, 30 करोड़ किलोमीटर। जितना करीब उतना बेहतर। इस तरह डाउल और डार्कनॉर्थ को शॉकवेव के और भी ज्यादा बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आर्कन सिल्क्सनो ने महसूस किया कि उसकी पहले शांत हुई हृदय गति तेज होने लगी है, जो उल्कापिंडों की तरह उसकी छाती पर टकरा रही है। और करीब 10 लाख किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर। अरे, वो अभी तक मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा? जल्दी करो और हमला करो। आर्कन सिल्क्सनो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बार जब वो हमला करेगा तो वो मेरे सामने वाले बैरियर को जरूर मारेगा। अगर निंग हमला नहीं करता
तो उसे कोई न कोई तरीका जरूर निकालना होगा जिससे वो बैरियर को छू ले। दोनों के बीच की दूरी घटकर मात्र 10 लाख किलोमीटर रह गई थी। फुसफुसाहट। अचानक एक अदृश्य हृदय शक्ति की लहर उठी जो उनके बीच की दूरी को पार करते हुए सफेद भौहों वाले आर्कन सिल्क स्नो पर गिर पड़ी। ये अनफिटेड ड्रीम लेंस था और उसकी आंखों के सामने एक सुंदर स्वप्न लोक प्रकट हुआ। मैं आखिरकार अजेय हो गया। हा हा हा, मैं इस लोक ब्रह्मांड का शासक हूँ। हा हा हा। आर्कन सिल्क स्नो सिंहासन पर विराजमान था। उसके नीचे हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन विंड्रेन, हेगेमॉन नेदरलिली और अन्य प्रमुख शक्तियां थीं। वे सभी उसकी सेवा में तत्पर थीं, जिससे वह खुशी से हंस रहा था। हालांकि एक क्षण बाद उसकी आंखों में भय का भाव उभर आया। उसे एहसास हुआ कि वह एक भ्रम में फंस गया था। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, वह मन ही मन बुरी तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की दुनिया उसके मन पर कीचड़ की तरह चिपकी हुई है, जिससे उसका बच निकलना मुश्किल हो रहा है। वह संघर्ष करता रहा और आखिरकार एक पॉप की आवाज के साथ वह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वह अप्रतिबंधित स्वप्न भूमि से मुक्त हो गया था तथा अपनी मानसिक स्पष्टता और शरीर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया था। पुस्तक 37 अध्याय 4 विस्फोट। उसे पकड़ लो। जैसे ही जी निंग ने अपने हृदय बल भ्रम को उजागर किया, उसने सिथे रक्षक को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उस पर व्हाइट थॉ एक रोशनी की किरण में तब्दील हो गया जो तेज गति से जलते हुए गलियारे से गुजर रही थी। वे 10 लाख किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे, उन जैसों के लिए बेहद कम दूरी। व्हाइट थॉ लगभग तुरंत ही आर्कन सिल्क स्नो की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैर अभी भी जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने एक बार भी उड़ान नहीं भरी थी। उसने अपने बड़े रोएदार दाहिने हाथ से आर्कन सिल्क स्नो की ओर पंजा मारा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, फुसफुसाहट, धुंधली आंखों वाला आर्कन सिल्क स्नो अचानक हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सा जहाज दिखाई दिया। यह एक पुराना और सादा जहाज था जिस पर जंग और सड़न के धब्बे थे जो उसकी उम्र और उसे हुए भारी नुकसान का संकेत दे रहे थे। इसके बावजूद यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने में सक्षम था। ये तुरंत तेज गति से पीछे हट गया और व्हाइट थॉ के प्रहार से आसानी से बच गया। अरे, निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसे आभास हो गया कि जब व्हाइट थॉ ने हाथ बढ़ाया था तब भी आर्कन सिल्क स्नो भ्रम में फंसा हुआ था। क्या यहाँ सिल्क स्नो के अलावा कोई और भी है? भागते हुए साम्राज्य के अंदर दो आकृतियां थीं। दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। दोनों ही आर्कन सिल्क स्नो की सफेद बालों वाली, सफेद भौहों वाली प्रतिकृतियां थीं। उनमें से एक की आंखों में खोई हुई सी झलक थी, जबकि दूसरा बिल्कुल स्पष्ट विचारों वाला था। फट पड़ो, स्पष्ट बुद्धि वाले आर्कन सिल्क स्नो ने आदेश दिया। धमाका। आर्कन सिल्क स्नो ने बहुत पहले ही उस भयानक जाल को छिपाने के लिए एक छद्म संरचना तैयार कर ली थी। साथ ही कुछ अन्य सरल संरचनाएं भी बनाई थीं जो जाल को सक्रिय कर सकती थीं। अब जब आर्कन सिल्क स्नो ने सक्रिय रूप से अपनी संरचनाओं को विस्फोटित करने का फैसला किया तो वे तुरंत अपने पूरे प्रकोप के साथ फट पड़े। शक्तिशाली विस्फोटों ने उस सचमुच घातक जाल को तुरंत ध्वस्त कर दिया, जिससे शक्ति का एक विशाल विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट। विनाशकारी शक्ति का एक भयानक विस्फोट तुरंत हर दिशा में आग की गहरी लाल लहर की तरह फैल गया। जिस चीज को भी उसने छुआ वह वाष्पित हो गई, यहाँ तक कि स्पेस टाइम और कर्म भी। यद्यपि आर्कन सिल्क स्नो ने हमला करने से पहले अपने क्षेत्र में भाग लिया था, लेकिन गहरे लाल रंग की लपटें लगभग तुरंत ही 10 मिलियन किलोमीटर की दूरी पार कर गईं और क्षेत्र से टकरा गईं। धमाका। विस्फोट के जोर से रियलमशिप भी स्थिर रूप से उड़ नहीं पा रही थी और वह लड़खड़ा रही थी। रियलमवर्स के बीच उड़ान भरने के लिए बने जहाज के रूप में ये बेहद कीमती था और आमतौर पर केवल उच्च पदस्थ सिथे के पास ही होता था। जब ऑटोक बोलिन ने स्टोन एलिफेंट वॉल पर हमला किया था तब वहां मौजूद कई सिथे में से केवल 2 के पास ही रियलमशिप थे। ऑटोक बोलिन ने एक को छीन लिया था जबकि दूसरा युद्ध में नष्ट हो गया था। हालांकि केवल ऑटोक ही आसानी से रियलमशिप को नष्ट कर सकते थे। वे बेहद मजबूत बनाए गए थे, इसलिए भले ही रियलमशिप पर भयानक प्रहार हुआ और वह हवा में उछल गया, फिर भी वह बिना किसी नुकसान के रहा। अच्छा नहीं। निंग ने महसूस किया कि विनाशकारी शक्ति की वह भयानक लहर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से उसकी ओर बह रही है। आग की गहरी लाल लहरें तुरंत उस इलाके में इतनी जोर से फैल गईं कि निंग भी कांप उठा। शक्ति की यह लहर हेगेमन्स को भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। मास्टर। व्हाइट थॉ तुरंत निंग की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही निंग उससे बचाव करने वाला था, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने तुरंत मन ही मन रक्षक को संदेश भेजा, घबराओ मत, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अग्नि की विशाल गहरे लाल रंग की लहर हर दिशा में फैल गई, लेकिन जमीन से लगभग 30 मीटर की दूरी पर रही। हालांकि वह निंग के ठीक सामने से गुजरी, लेकिन वह सिर्फ उसे और गलियारे की जमीन को छूकर गुजरी। जमीन से 30 मीटर ऊपर का ये क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित था। उत्तर धनुष तलवारें तैयार करके निंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और आग की गहरी लाल लहर को देखा जो उसके ऊपर आसमान में फैल रही थी। तो ये सच है, जब तक मैं जमीन पर चलता रहूंगा मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। निंग मुस्कुराया। सिथ शायद मिसफायर के बारे में चिंतित थे, क्योंकि ये जाल दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करते। मास्टर। व्हाइट थॉ निंग के पास पहुंचा। आओ, आर्कन सिल्क स्नो को ढूंढते हैं, उसे भागने मत देना। निंग भौंका। स्वूश स्वूश। दोनों जमीन की सतह पर आगे की ओर दौड़ते रहे। जल्द ही उन्हें दूर का वह साम्राज्य दिखाई दिया जो उन गहरे लाल रंग की लपटों में नहाया हुआ था। क्या इतने बड़े हमले के बावजूद वह जहाज सुरक्षित है? निंग ने उलझन भरी नजर से देखा। उसने ध्यान से जहाज का निरीक्षण किया और देखा कि वह किस चीज से बना है।
वह उसके अपने क्षेत्र के हिस्से जैसा ही लग रहा था और प्रतिध्वनि भी उसी दिशा से आ रही थी। क्या ये कोई वास्तविक क्षेत्र हो सकता है? क्या आर्कॉन सिल्क्सनो के पास कोई अक्षत क्षेत्र था? निंग इस निहितार्थ से स्तब्ध रह गया। वह और नाइनडस्ट दोनों जानते थे कि आर्कॉन सिल्क्सनो के पास शायद अपने क्षेत्र के कुछ हिस्से होंगे, क्योंकि यही अनुनाद का एकमात्र कारण था। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि आर्कॉन के पास वास्तव में कोई क्षेत्र का हिस्सा हो सकता है। वह चीज क्षतिग्रस्त दिख रही थी, लेकिन कम से कम काम करने लायक तो थी। उस क्षेत्र की कीमत सचमुच अथाह थी। मालिक, यह एक रियल मशिप है। मैंने इन्हें पहले भी देखा है। मेरे मालिक को एक चाहिए था, लेकिन वह इसे खरीद नहीं सकते थे। व्हाइटथॉर ने मन ही मन कहा, एक रियल मिशिप मेरे 20 रियल मिशिप के बराबर है। यह कोई मजाक नहीं था। व्हाइटथॉर को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि रियलमिशिप इतने मूल्यवान क्यों होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हेगेमॉन्स के लिए भी रियलम्स के बीच यात्रा करना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला था। हालांकि रियलमिशिप्स ने इस यात्रा को बेहद आसान और सरल बना दिया था। कोई भी हेगेमॉन रियलमिशिप हासिल करने के लिए लगभग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होगा। दरअसल 4 या 5 हेगेमॉन्स एक रियलमिशिप खरीदने के लिए एक कंसोर्टियम बनाने को तैयार होंगे। हालांकि वास्तव में वे कभी बिक्री के लिए नहीं थे। सम्राट वेवशिफ्ट अपनी मातृभूमि को क्रिम्सन वेव मंदिर देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे कभी भी कोई राज्य देने को तैयार नहीं होते। केवल ऑटॉक ही इतने धनी थे कि वे ये चीजें दे सकें। सिल्क्सनो के पास वाकई एक रियलमिशिप है। निंग की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। मुझे इसे पाना ही होगा, मुझे पाना ही होगा। निंग पहले तो बस भविष्य में आने वाले एक संभावित खतरे से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अब उसे रियलमिशिप की भी गहरी चाहत हो रही थी। गहरे लाल रंग की लपटों से रियलशिप हवा में घूम गया, लेकिन जल्दी ही स्थिर हो गया। दोनों शरीर आर्कन सिल्क्सनो अपने पैरों पर खड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डाउल और डाकनॉर्थ के भ्रम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। मेरा अवतार भी इसका विरोध नहीं कर पाया। उसे जागने में पूरा 1 सेकंड लगा। मेरा असली शरीर भी एक पल के लिए फंस गया था। आर्कन सिल्क्सनो ने अपने अवतार की ओर देखा। कितना भयानक! डाउल और डाकनॉर्थ भयानक गति से सुधर रहा है। उसकी तैलीय हरी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। मुझे उसे तुरंत मारना होगा। दुर्भाग्य से सब कुछ नरक में चला गया। मेरी योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। आर्कन सिल्क्सनो ने अपना सिर हिलाया। उसकी योजना अपने अवतार को वहां अकेला प्रतीक्षा करने देने की थी, जबकि उसका असली शरीर उस क्षेत्र में था और अवतार द्वारा ढोए जा रहे एक संपदा खजाने में छिपा हुआ था। वह अपने अवतार का उपयोग निंग को लुभाने के लिए करना चाहता था, जबकि उसका असली शरीर प्रतीक्षा में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग तुरंत भ्रम का इस्तेमाल करके हमला करेगा। जब भ्रम ने हमला किया तो उसका अवतार और उसका असली शरीर दोनों एक साथ उसमें फंस गए। आमतौर पर अगर कोई असली शरीर किसी भ्रम में फंस जाता है तो अवतार भी फंस जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवतार असली शरीरों की तुलना में भ्रम के प्रति कमजोर होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि इसका उल्टा भी हो। इस स्थिति में अवतार को होश में आने में पूरा 1 सेकंड लगा। हालांकि आर्कॉन सिल्क्सनो का असली शरीर कुछ देर के भ्रम में पड़ने के बाद लगभग तुरंत ही जाग गया था। जब तक व्हाइटथॉर अवतार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, आर्कॉन सिल्क्सनो के असली शरीर ने तुरंत अपनी चाल चल दी। उस समय आर्कॉन सिल्क्सनो के मन में बस एक ही विचार था, मैं डाकनॉर्थ से नजदीकी लड़ाई में बिल्कुल नहीं लड़ सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ और वह मुझे अपने भ्रमजाल में फंसा लेता है तो एक पल के लिए भी मुझे गहरा घाव लगेगा या मैं मर भी जाऊंगा। चलो छोड़ो, मैं अभी विस्फोट करता हूँ। आर्कन सिल्क्सनो अब कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह निंग के भ्रम से डर गया था, इसलिए उसने तुरंत पास के जाल में विस्फोट कर दिया। उस जाल की ताकत और निंग के कुछ लाख किलोमीटर दूर होने के कारण उसे लगा कि यह निंग को मार सकता है। वह मर गया है ना? उसे मरना ही होगा। आर्कन सिल्क्सनो ने अपना अवतार उतार दिया और फिर उस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया जहां से वह अभी भागा था और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक पीठ पर म्यान लिए एक युवक था और दूसरा एक रोएदार सफेद प्राणी। ये दोनों जमीन पर भयानक गति से साम्राज्य का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक ऊपर आग की लपटें उठ रही थीं। डाउल और डाकनॉर्थ। आर्कॉन सिल्क्सनो चौंक गया। वह मरा नहीं। आर्कॉन को समझ नहीं आया। वह अपने क्षेत्राधिकार के कारण विस्फोट से बच गया, लेकिन डाउल और डाकनॉर्थ कैसे बच गया? ऐसे विस्फोट से तो उच्च श्रेणी के शाश्वत खजाने भी तुरंत चकनाचूर हो जाते, यहाँ तक कि हेगेमॉन भी नष्ट हो जाते। भाग जाओ। आर्कन सिल्क्सनो के मन में बस यही विचार था। उसने तुरंत अपने राज्य पर नियंत्रण किया और उसे तेजी से भागने पर मजबूर कर दिया। सिल्क्सनो, भागो मत। निंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए देखा कि रियलशिप तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सिल्क्सनो की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह निंग को अपने पास आने दे। निंग ने जो मायावी कला का इस्तेमाल किया था उसने उसे सचमुच डरा दिया था और वह पूरी तरह से निंग को उसके रास्ते से हटाने के लिए साम्राज्य का इस्तेमाल करने पर केंद्रित था। पुस्तक 37, अध्याय 5, पूर्व निर्धारित परिणाम। उसका पीछा करो। जी निंग और उसका व्हाइटथॉर दोनों प्रकाश की किरणों में बदल गए और धधकती सुरंगों की जमीन पर बने रहकर तेज गति से उसका पीछा करने लगे। हालांकि भागने वाला क्षेत्र उनसे दूर होता जा रहा था। ये बहुत तेज है। ये जहाज हमसे कहीं ज्यादा तेज उड़ सकता है। निंग दूर तक देखता रहा। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और वह पीछा करता रहा। चिंता मत करो गुरु, रास्ते जाल और तंत्रों से भरे हैं। अगर वह धीरे धीरे और सावधानी से चले तो वह उनमें से कुछ से बच सकता है, लेकिन वह पागलों की तरह उड़ रहा है। वह बिना आगे क्या है ये देखे ही एक पल में करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है।
वह उनमें से कुछ से जरूर टकराएगा। एक बार जब वे सक्रिय हो जाते हैं तो वे उसे धीमा कर देंगे, अगर उसे सीधे मार नहीं सकते, व्हाइट थॉर ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। उन्हें ऐसी खतरनाक जगह से सावधानी से गुजरना था। निंग ने पूरी रफ्तार से आगे दौड़ने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि आगे व्हाइट थॉर उसका रास्ता रोक रहा था। आर्कन सिल्क्सनो को राज्य पोत द्वारा सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए वह पागलों की तरह उड़ने की हिम्मत करता है, निंग ने सोचा। धमाका! अचानक आगे से बिजली का एक विस्फोट हुआ। निंग ने देखा कि आगे 10,000 किलोमीटर का एक क्षेत्र एक अंतरिक्षीय भंवर में फंस गया था। लहरदार अंतरिक्षीय भंवर से प्रकाश के वृत्त प्रकट हुए जो उस क्षेत्र में तेजी से फैल रहे थे और उसमें मौजूद हर चीज को चीर रहे थे। प्रकाश का हर वृत्त एक बेहद तेज आरी जैसा था। प्रकाश की गर्जनापूर्ण किरणों ने 10,000 किलोमीटर के उस पूरे क्षेत्र को मौत के जाल में बदल दिया। अच्छा, दूर बैठे आर्कन सिल्क्सनो ने देखा कि उसके पीछे क्या हुआ था। उसे तुरंत खुशी का एहसास हुआ। मर जाओ, मर जाओ, मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दायरे में हूँ। उन दोनों की इतनी तेजी से पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? वे एक जाल में फंस गए, है ना? अफसोस की बात है कि सिर्फ गोलेम ही उस जाल में फंसा। अगर डाउल और डार्कनॉर्थ भी उसमें फंस जाता तो कितना अच्छा होता। ग्वार! उन सभी प्रकाश की किरणों का सामना करते हुए व्हाइट थॉर ने अपना सिर उठाया और एक भयंकर गर्जना की। फिर उसने अपनी मुठ्ठियां ऊपर उठाईं और पूरी ताकत से उन्हें जमीन पर पटक दिया। धमाका! इस विशाल प्रहार से अंतरिक्ष का तरंगित क्षेत्र कांप उठा। जैसे जैसे अंतरिक्ष टूटने लगा, प्रकाश की किरणें भी गायब होने लगीं। क्या? भागता हुआ आर्कन सिल्क्सनो ये बात मान ही नहीं पाया। उसका गोलेम भी इतना शक्तिशाली है? व्हाइट थॉर आगे चल रहा था और निंग पीछे से उसका पीछा कर रहा था। व्हाइट थॉर अपनी प्रभावशाली शक्ति और अत्यधिक लचीलेपन से हमला करने में सक्षम था। हेगेमॉन भी उसकी शारीरिक क्षमताओं से ईर्ष्या करते। वह जीवित रहने में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। यही कारण था कि वह बच गया, भले ही उसका मूल सिथे गुरु मर गया था। हालांकि वह शक्ति और आक्रमण तकनीकों के मामले में ब्लैक एम्परर से कमतर था, फिर भी वह उनसे कहीं अधिक दृढ़ और लचीला था। यही कारण था कि सिथे ने इस प्रकार के गोलेम को रक्षक गोलेम नाम दिया था। धमाका! 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 व्हाइट थॉर एक के बाद एक बाधाओं को पार करता गया और जिन 8 बाधाओं को उसने पार किया उनमें से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। धमाका! अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और जेड हरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। ये साटन जैसी कोमलता से भरी चमकदार जेड चांदनी की तरह थी। जब भागता हुआ साम्राज्य जेड हरे प्रकाश से टकराया तो जेड चांदनी की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। जेड जहाज तुरंत पीछे की ओर टूट गया और हवा में उछल गया। यही तो सही है, हम पहले ही 8 चीजों से टकरा चुके हैं, हवा में उड़ते हुए किसी से कैसे नहीं टकरा सकते। निंग ये देखकर खुश हुआ। सिथे ने जो सबसे खतरनाक जाल बनाए थे वे सब आसमान में ही लगाए गए थे। रियलमशिप हवा में पीछे की ओर लड़खड़ाती रही। हवा में लगे जाल वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। आखिर ये क्या था? जैसे ही रियलमशिप पीछे की ओर टूटा, आर्कन सिल्क्सनो भी टक्कर के जोर से कुछ देर के लिए चक्कर खा गया। होश में आने के बाद उसने अपनी उड़ान जारी रखने के लिए जल्दी से रियलमशिप को एक बार फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। वह पकड़ रहा है। आर्कन सिल्क्सनो ने जब दोनों आकृतियों को पीछे से अपना पीछा करते देखा तो वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं उनसे दूर जाने में कामयाब रहा, लेकिन उन्होंने पल भर में ही दूरी कम कर ली। उफ! डाउल और डार्कनॉर्थ का गोलेम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह उन सभी संरचनाओं को अपनी पूरी ताकत से चीर सकता है, जबकि मेरे क्षेत्र में कोई आक्रामक क्षमता नहीं है और वह केवल निष्क्रिय रूप से उन हमलों को झेल सकता है। व्हाइट थॉर ने आगे बढ़ते हुए सक्रिय रूप से हमला किया और अपने सामने आने वाले जालों और अवरोधों को नष्ट कर दिया। हालांकि रियलशिप उन हमलों को निष्क्रिय रूप से सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हर बार वह पीछे की ओर उड़ जाता। इससे उसकी गति पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। क्या आर्कन सिल्क्सनो को गोलेम की तरह जालों पर हमला करना चाहिए था? उसमें इतना साहस नहीं था। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। जेडफायर क्षेत्र कई खतरों से भरा है। सिथे ने इस जगह को तंत्रों और जालों से भर दिया है। कोई भी अकेला गोलेम इन सबको भेद नहीं पाएगा। एक बार उसका गोलेम नष्ट हो जाए तो उसे उन खतरों का सामना करने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। आर्कन सिल्क्सनो को अब भी लग रहा था कि सफलता उसकी मुट्ठी में है। सच तो ये है कि यह भी उसकी योजना का ही हिस्सा था। उसने निंग से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। पहली योजना ये थी कि वह निंग के हमले का इंतजार करे। अफसोस, निंग के अचानक मायावी इन्फेक्टेड ड्रीम लेंस के इस्तेमाल ने उस खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और उसे पहले से ही जाल बिछाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बदकिस्मती से वह अब तक निंग को मार नहीं पाया था। उसकी दूसरी योजना भागने के लिए उस क्षेत्र पर निर्भर रहने की थी। वह क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और अपने निवासियों को जीवित रखने में कुशल था। अगर निंग ने पीछा करने की हिम्मत की और अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह किसी जाल में फंस जाएगा और मर जाएगा। हालांकि आर्कन सिल्क्सनो का क्षेत्र उन झटकों को झेलने में सक्षम था। और हाँ, उसके पास एक तीसरी हताशा योजना भी थी। काश मुझे कभी तीसरी योजना का इस्तेमाल न करना पड़े। आर्कन सिल्क्सनो ने अपने पीछे दौड़ती 2 प्रकाश किरणों को देखा। उसकी तैलीय हरी आंखों में एक मिश्रित भाव था। डाउल और डार्कनॉर्थ ने हमेशा मेरी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। मैंने उसकी मौत की तैयारी के लिए ढेरों तैयारियां की थीं, लेकिन वह वास्तव में भ्रम के एक अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर तक पहुंच गया है।
उसने एक बेहद शक्तिशाली गोलेम भी हासिल कर लिया है। जिस तरह से यह उन जालों को इतनी आसानी से तोड़ देता है, उसे देखते हुए ये गोलेम निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। डाउल और डार्कनॉर्थ को ऐसा गोलेम दुनिया में कहाँ से मिला? साम्राज्य भागता रहा। निंग और व्हाइटथॉ उसका पीछा करते रहे। चूंकि दोनों पक्ष आगे के खतरों की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक के बाद एक जाल में फंसते गए। निंग और व्हाइटथॉ ज्यादा जालों में फंसे, जबकि रियलमशिप कम जालों में। हालांकि निंग की गति उसके द्वारा खोजे गए जालों से धीमी नहीं हुई। इसके विपरीत रियलमशिप की गति धीमी हुई। नतीजतन रियलमशिप निंग को पीछे नहीं हटा पाई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहे। ये खोज पूरे 2 दिन तक चली। फुस जैसे ही तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ जहाज धधकते रास्तों से गुजरा, अचानक उसका सामना किसी अदृश्य शक्ति से हुआ जो बेहद चिपचिपी प्रकृति की थी। उसने तुरंत जहाज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई और अंततः पूरी तरह रुक गई, और फिर पीछे और फिर आगे की ओर ऐसे खींची जैसे वह दोलन कर रही हो। मात्र 2 कंपन के बाद ये पूरी तरह रुक गया और हवा में ही अटक गया। क्या हो रहा है? आर्कन सिल्क्सनो ने दायरे के अंदर से चौंक कर देखा। हटो हटो, जल्दी करो और हटो। उसने दायरे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे पूरा जहाज किसी अदृश्य शक्ति में फंस गया हो जिसने उसे हिलने से ही रोक दिया हो। क्या मैं फंस गया हूँ? आर्कन सिल्क्सनो चिंतित हो उठा। तोड़ो, बस एक विचार के साथ उसने क्षेत्र के बाहर प्रकट होने के लिए एक कृपाण बुलाया। वह स्वयं क्षेत्र के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि क्षेत्र स्पष्ट रूप से फंस चुका था। अगर वह उससे बाहर निकलता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसने कृपाण का उपयोग उस अदृश्य शक्ति को चीरने के लिए किया जो उसे बाहर से बांध रही थी, लेकिन जैसे ही कृपाण प्रकट हुआ, वह भी उस अदृश्य शक्ति से बंध गया, जिससे वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया। लेकिन आर्कन सिल्क्सनो ये देखकर स्तब्ध रह गया। राज्य हिल नहीं रहा है और मेरे खजाने भी नहीं हिलेंगे। आर्कन सिल्क्सनो ने मुड़कर पीछे देखा। वह पहले निंग और व्हाइटथॉ से थोड़ा दूर हट गया था, लेकिन दोनों फिर से पास आ रहे थे। अगर वे पकड़ लेते हैं डाउल और डार्कनॉर्थ के भ्रम कितने भयानक हैं, तो शायद मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा है तो अब पूरी ताकत झोंकने का समय आ गया है। आर्कन सिल्क्सनो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत 6 भुजाएं और 6 कृपाण प्रकट हो गए। बस एक विचार के साथ वह क्षेत्र के बाहर प्रकट हुआ और उसने सभी 6 कृपाणों से हमला कर दिया। अदृश्य शक्ति ने एक बार फिर उस पर प्रहार किया। तोड़ो! आर्कन सिल्क्सनो ने सभी 6 कृपाणों से हमला किया, लेकिन वे केवल 30 मीटर की दूरी तक ही वार कर पाए थे कि उस अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया, जो लगातार उन्हें खींच रही थी। उस अदृश्य शक्ति ने आर्कन सिल्क्सनो को भी अपने घेरे में ले लिया। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये कैसा जाल है? आर्कन सिल्क्सनो गुस्से में था और उन्मत्त था। सिल्क्सनो! निंग की आवाज अब शांत थी। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। निंग और व्हाइटथॉ दोनों पास आए और सिर उठाकर हवा में तैरते हुए जहाज और आर्कन सिल्क्सनो को घूरने लगे। दोनों ही हवा में फंस गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। निंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जमीन पर ही रहे थे, इसलिए किसी भी अत्यधिक शक्तिशाली अवरोध का सामना करने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन आर्कन सिल्क्सनो इस पूरे समय हवा में उड़ रहा था। देर सवेर वह एक शक्तिशाली जाल का शिकार हो ही जाएगा। जैसे ही दोनों पक्षों ने ये पीछा शुरू किया, परिणाम पहले से ही तय था। आ जाओ, अगर तुममें हिम्मत है तो। आर्कन सिल्क्सनो हिलने में पूरी तरह असमर्थ था, लेकिन वह अभी भी अपनी अमर ऊर्जा को प्रसारित करने और अपनी आवाज को हवा में गूंजने में सक्षम था। पुस्तक 37 अध्याय 6 आर्कन्स का पतन। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ और मुझे मार डालो, आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं तुम्हारे पीछे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। जी निंग दूर खड़ी उसे घूर रही थी। वहां हमेशा के लिए फंस जाना बहुत दुखद होगा। अगर तुम अंदर नहीं आए तो मैं यहाँ फंस सकता हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। मैं बहुत बहुत लंबे समय तक जी पाऊंगा। 108,000 अराजकता चक्रों के बाद शायद तुम अपनी दांवमज में असफल हो चुके होगे और नष्ट हो जाओगे। हालांकि मैं अभी भी जिंदा रहूंगा। मेरे दोस्त शायद यहाँ आएंगे और मुझे बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। देर सवेर मैं आजाद हो जाऊंगा। आर्कन सिल्क्सनो ने निंग को घूरा। उसकी सफेद भौहें फड़क रही थीं और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आते? आओ और मुझे मार डालो। मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी तुम आज मर जाओगे। निंग ने अपना सिर हिलाया। अरे! आर्कन सिल्क्सनो का चेहरा सख्त हो गया, उसकी निगाहें और ठंडी हो गईं। ओह, मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारोगे। निंग जलते हुए गलियारे में सिर उठाए खड़ा था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे एक उत्तर धनुष तलवार प्रकट हुई। तोड़ो! निंग ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे तलवार की रोशनी पानी की लहर की तरह बहने लगी। तलवार की रोशनी एक दूसरे पर चढ़ती हुई परतों में इकट्ठी हो गई और सीधे दूर आकाश में मौजूद आर्कन सिल्क्सनो की ओर जा लगी। जिस क्षण उत्तरी धनुष की तलवार ने उस पर वार किया, वह 10 लाख किलोमीटर लंबी हो गई। निंग ने अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव ब्लड ड्रॉप से वार किया तो ऐसा लगा जैसे वह आसमान को चीर रही हो। यह उसका सबसे भेदक वार था और निंग ने इस अदृश्य बंधनकारी शक्ति से निपटने के लिए यही वार सबसे उपयुक्त समझा। वार जब तलवार चली तो वह सीधे बंधन क्षेत्र को भेदती हुई उस अदृश्य शक्ति से तुरंत अवरुद्ध हो गई। निंग की तलवार धीरे धीरे धीमी होती गई।
मात्र 100 किलोमीटर की दूरी तक वार करने के बाद वह पूरी तरह रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। अरे, निंग ने भौहें चढ़ाईं। कितना अजीब जाल था। उसकी तलवार खेत में बस आंशिक रूप से ही वार कर पा रही थी और आर्कन सिल्क्सनो अभी भी उससे हजारों किलोमीटर दूर था। हालांकि जाल ने आर्कन सिल्क्सनो को जकड़ रखा था, लेकिन निंग के लिए उसे मारना बहुत मुश्किल हो गया था। हा, तुम तो आसपास भी नहीं हो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। आर्कन सिल्क्सनो ठंडी हंसी। तुम अंदर फंसे हुए हो और हवा में इतनी कसकर लिपटे हुए हो कि हिल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हंस सकते हो। मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, निंग ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए कहा। आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडी सांस ली। सच में वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। वह पूरी तरह से हवा में बंधा हुआ था और अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था, मानो उसे लकवा मार गया हो और वह एक मूर्ति बन गया हो। वह जोर से बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं हिला पा रहा था और उसे अमर ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ये जीवन कितना दुखी होगा। और इसलिए दुबला पतला, सफेद बालों वाला, सफेद भौहों वाला आर्कन सिल्क्सनो वहीं हवा में जम गया। उसके बगल में वह फटा हुआ और प्राचीन साम्राज्य था, जबकि निंग इस बात पर विचार कर रहा था कि उस संरचना को कैसे हराया जाए। बाहर आओ। निंग ने उत्तर धनुष की तलवार को और अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तलवार जरा भी नहीं हिली। कच्चा बल किसी काम का नहीं था। आर्कन सिल्क्सनो हिल भी नहीं पा रहा था। अगर निंग अपनी तलवार की कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल करके अपने सबसे शक्तिशाली हमले करता तो शायद वह कुछ हद तक कामयाब हो पाता, लेकिन उसकी तलवार इस तरह फंसी होने के कारण वह कोई भी मुद्रा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यहाँ वापस आ जाओ। निंग ने उत्तरी धनुष तलवार को छोटा करने की इच्छा की और वह तेजी से छोटी होने लगी। बढ़ो। निंग ने उत्तरी धनुष तलवार का आकार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फंसे हुए क्षेत्र में तलवार लगातार उस अदृश्य शक्ति से बाधित हो रही थी। वह उसे छोटा तो कर सकता था, लेकिन फैला नहीं सकता था। निंग ने अपना सिर हिलाया। उसके पास अपनी तलवार सिकोड़कर रख देने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुरुजी, ये जाल दुश्मनों को बांधने के लिए है। दुश्मनों के अंदर फंस जाने के बाद सीधे आकर उन्हें या तो पकड़ लेंगे या आसानी से मार डालेंगे, व्हाइट थॉर ने कहा। लेकिन हम जाल पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसे बलपूर्वक तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आपके पास ऐसा करने का कोई तरीका है? निंग ने कहा। पहले मैं बल प्रयोग करके देखूं, व्हाइट थॉर ने कहा। क्रूर बल? निंग की आंखें चमक उठीं जब उसने आश्चर्य से गोलेम की ओर देखा। ठीक है, कोशिश करके देखो। व्हाइट थॉर एक गोलेम था और उसके पास अपार बल था। केवल शक्ति के मामले में वह हेगेमॉन स्तर का था। न तो निंग और न ही आर्कन सिल्क्सनो के पास अपनी कच्ची शक्ति से आगे निकलने का मौका था। आखिरकार वे साधक थे। वे मुख्य रूप से दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर थे, न कि कच्ची शक्ति पर। हालांकि गोलेम में आमतौर पर अत्यधिक शक्ति होती थी, क्योंकि वे मुख्य रूप से अपने गोलेम शरीर की अत्यधिक शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। उनके लिए दाव गौण था। तोड़ो। व्हाइट थॉर ने अपने रोएदार दाहिने हाथ से आगे बढ़ाया। फंसे हुए हिस्से में पहुंचते ही उसका हाथ नाटकीय रूप से फैल गया और उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोकना शुरू कर दिया। निंग ने बारीकी से देखा, जैसा कि दूर और स्थिर आर्कन सिल्क्सनो ने भी किया। धमाका। बालों वाला सफेद हाथ धीरे धीरे अंदर घुस गया, बाधा डालने वाली शक्ति को चीरता हुआ। क्या? आर्कन सिल्क्सनो चौंक गया। अच्छा। निंग खुश हुआ। व्हाइट थॉर के स्थिर चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया, काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके दो बड़े रोएदार हाथ पल भर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर गए। ये कैसे संभव है? कैसे? आर्कन सिल्क्सनो घबराने लगा था। 10,000 किलोमीटर। दो विशाल रोएदार हाथ आर्कन सिल्क्सनो और दायरे की ओर बढ़ते गए। आर्कन का चेहरा और अधिक गंभीर होता गया। मैं सचमुच यहीं मरने वाला हूँ। आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे के भाव विकृत हो गए। वह जानता था कि एक बार जब वह इस जायदाद की दुनिया में आ गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। समय बीतता गया। आखिरकार उन विशाल रोएदार हाथों में से एक ने उस जहाज तक पहुंचकर उसे जकड़ लिया। ये हाथ इतना बड़ा था कि उसने जहाज को पूरी तरह से ढक लिया और उसे उस अदृश्य बंधनकारी शक्ति से अलग कर दिया। इधर आओ। क्षेत्र पर मजबूत पकड़ बनाने के बाद व्हाइट थॉर ने उसे बलपूर्वक अपनी संपत्ति दुनिया के खजाने में खींच लिया। अब तुम्हारी बारी है। व्हाइट थॉर ने आर्कन सिल्क्सनो की ओर देखा और उसकी ओर भी हाथ बढ़ाया। भाई सिल्क्सनो, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति दुनिया में आमंत्रित करना चाहता हूँ। चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। निंग ने अपनी हृदय शक्ति भेजी, जो जाल की अदृश्य शक्ति को आसानी से भेदते हुए आगे बढ़ी और आर्कन सिल्क्सनो को पूरी तरह से घेर लिया। निंग को चिंता थी कि जब व्हाइट थॉर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगा तो आर्कन सिल्क्सनो उसके अजेय हिमरूप में बदल जाएगा, जिससे व्हाइट थॉर के लिए उसे पकड़ना असंभव हो जाएगा। मैं हार गया। आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया जब उसने निंग के हृदय बल को अपने ऊपर प्रभाव डालते हुए महसूस किया और उस विशाल रोएदार हाथ को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह अभी भी उस अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था और बच निकलने में पूरी तरह असमर्थ था। उसकी आवाज पूरे खाली क्षेत्र में गूंज उठी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं हार गया। मैं अनगिनत वर्षों से फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र में भटक रहा हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा। हालांकि तुम इतिहास के सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड हो। तुम्हारे हाथों मरना कोई शर्म की बात नहीं है। डार्कनॉर्थ, आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन जल्द ही तुम भी मर जाओगे। निस्संदेह तुम मर जाओगे। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखें दूर निंग को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान थी।
एक क्षण बाद उसकी निगाहें धुंधली और नीरस हो गईं क्योंकि उसके शरीर से जीवन के सभी चिन्ह गायब हो गए। स्पष्ट रूप से उसने अपनी आत्मा और सच्ची आत्मा को नष्ट करके आत्महत्या कर ली थी। आर्कॉन सिल्क्सनो की संपत्ति दुनिया में। वहां कमल मुद्रा में दो आकृतियां विराजमान थीं। एक आर्कॉन सिल्क्सनो का अवतार था और दूसरा सम्राट ब्लड क्लाउड का अवतार। आर्कॉन सिल्क्सनो के अवतार से जीवन की आभा लुप्त होने लगी। असली शरीर की मृत्यु का मतलब था कि अवतार भी नष्ट हो जाएगा। भाई ब्लड क्लाउड, मैं हार गया। तुम्हें पता है क्या करना है? मरने से पहले आर्कॉन सिल्क्सनो के अवतार ने यही आखिरी बात कही। सिल्क्सनो, सम्राट ब्लड क्लाउड के अवतार ने उसे मरते हुए देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। सम्राट सिल्क्सनो का अवतार अचानक असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया तथा उसमें निहित ईश्वरीय शक्ति भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके अवतार ने आत्मविस्फोट करके आत्महत्या कर ली थी ताकि निंग को पता न चले कि वह कौन था। एक बार जब कोई अवतार टूट जाता था तो वह खजाने के टुकड़ों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं होता था। ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वे मूल रूप से किसके थे। फ्लेम ड्रैगन लोक के बिल्कुल किनारे पर एक साधारण सी दिखने वाली अराजकता भरी दुनिया। इस दुनिया में काले बादल छाए हुए थे। यहाँ कई सम्राट मौजूद थे। यहीं सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के सम्राटों ने छिपने का चुनाव किया था। ये जगह कई अवरोधों से भरी हुई थी, जिससे ये सुनिश्चित था कि अगर निंग हमला भी करे तो उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय होगा। वह मर गया। सम्राट ब्लड क्लाउड एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसकी आंखों में दुख के भाव थे। भाई सिल्क्सनो मर गया। आर्कॉन सिल्क्सनो हद से ज्यादा पागल हो चुका था। सम्राट ब्लड क्लाउड सिल्क्सनो के पागलपन में उसका साथ देने को तैयार नहीं था, लेकिन सिल्क्सनो की मदद करने को तैयार था। इसलिए सम्राट ब्लू क्लाउड ने जी निंग को मारने की सिल्क्सनो की योजना में उसके साथ एक अवतार भेजा था। हालांकि अंतिम परिणाम ये हुआ कि सिल्क्सनो असफल हो गया। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, क्या तुम्हें लगता है कि अब जब यह क्षेत्र तुम्हारे हाथ में है तो तुमने बहुत बड़ी दौलत कमा ली है? सम्राट ब्लड क्लाउड ठंडे स्वर में मुस्कुराया। जल्द ही फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र के सबसे नजदीकी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र सभी को पता चल जाएगा कि तुम डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ एक क्षेत्र के साथ साथ कई अन्य खजानों के भी मालिक हो। हम कभी कभी बहुत ज्यादा खजाना रखना जानलेवा भी हो सकता है। सम्राट ब्लड क्लाउड की आवाज ठंडी थी। उसे पूरा यकीन था कि विभिन्न लोगों की हेजमोन और दूसरी बड़ी ताकतें लोकाधिकार हासिल करने के मौके पर पागल हो जाएंगी। यह आखिरी तोहफा है जो सिल्क्सनो ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक घातक तोहफा। सम्राट ब्लड क्लाउड की आंखों में उत्सुकता भरी नजर थी। वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब डार्कनॉर्थ मारा जाएगा। पुस्तक 37 अध्याय 7 क्षेत्राधिकार। जी निंग आर्चन सिल्क्सनो की लाश को घूर रही थी जो जलते हुए गलियारे के ऊपर हवा में पड़ी थी। निंग को कभी भी चैन नहीं मिलता, ये जानते हुए कि कोई पागल राक्षस अभी भी आसपास और जिंदा है। लेकिन उसे मारने के बाद निंग को ज्यादा खुशी नहीं हुई, बस राहत का एहसास हुआ। भविष्य में परेशानी के कम से कम एक संभावित स्रोत से छुटकारा पा लिया गया। पवित्र नगरों के 8 स्वामियों में से एक, निंग धीरे से बुदबुदाया, अभी अभी इसी जगह पर मर गया। पवित्र नगरों के 8 आर्कन, वे किंवदंतियां थीं। निंग जब पहली बार किसी पवित्र नगर में गया था तो उसे विस्मय, प्रशंसा और श्रद्धा का अनुभव हुआ था, और फिर भी विस्मयकारी आर्कन में से एक की यूं ही मृत्यु हो गई। सच है, तकनीकी रूप से उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। राख से राख, धूल से धूल। निंग ने अपनी हथेली धीरे से हिलाई। यह एक मामूली वार लग रहा था, लेकिन असल में इसमें उसकी ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर की शक्ति समाहित थी। वार की शक्ति पानी की एक लहर की तरह थी जो पूरे शव पर बह रही थी। बिना किसी खजाने की रक्षा के निंग की हथेलियों की शक्ति से यह आसानी से धूल में मिल गया। निंग ने फिर से हाथ हिलाया और आर्कॉन सिल्क्सनो द्वारा छोड़े गए सारे खजाने इकट्ठा कर लिए। निंग मुस्कुराया। आर्कॉन सिल्क्सनो को मारने से वह ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन इस बात से उत्साहित और प्रसन्न था कि उसने अभी अभी एक साम्राज्य हासिल किया था, एक अप्रत्याशित लाभ। यह अब मेरा सबसे मूल्यवान खजाना बन गया है। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे साम्राज्य उसमें खींच गया। साम्राज्य प्राप्त करने के बाद व्हाइटथॉ ने स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत अपने स्वामी को सौंप दिया। अब वह साम्राज्य निंग के हाथ में था, और वह सिर्फ एक हथेली के आकार का था। वह बिल्कुल जर्जर और साधारण लग रहा था, और उस पर निशान और घाव थे। दरअसल कोई उसे देखकर शायद शक ही कर सकता था कि वह उड़ भी सकता है। हालांकि निंग काफी देर तक आर्कन सिल्क्सनो का पीछा करता रहा था, और वह जानता था कि वह सचमुच उड़ सकता है। इसे बांधने का समय आ गया है। निंग ने राज्य में ईश्वर ज्ञान की एक डोरी भेजी। अब वह मालिकहीन थी, इसलिए वह उसे आसानी से बांध पाया। गुरु, बर्तन आत्मा ने तुरंत निंग से दोस्ती करने की कोशिश की, इस डर से कि निंग उसे मार डालेगा। कुछ खजाना आत्माओं और गोलेम आत्माओं का यही दुखद हश्र होता था, और वे दयनीय हो जाते थे। निंग ने पूछा, इस रियलमशिप को हुए नुकसान को देखते हुए क्या ये स्पेस टाइम में टेलीपोर्ट करने में सक्षम है? निंग ने पूछा। नुकसान वाकई काफी गंभीर लग रहा था, जिससे वह चिंतित हो गया। ये कर सकता है, यान आत्मा ने जल्दी से कहा। ये स्पेस टाइम में टेलीपोर्ट करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं जा सकता। इसे एक ही दायरे में जाने में कई पलकें झपकाना पड़ेंगी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसे काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसके मुख्य घटक अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन अन्य कई हिस्सों को अलग अलग मात्रा में नुकसान पहुंचा है। कुछ हिस्से पूरी तरह से गायब हैं। यही वजह है कि यह यान केवल कम शक्ति ही छोड़ सकता है। निंग ने सिर हिलाया।
उसे निराशा नहीं हुई। अगर राज्य शिविर पूरी तरह से अक्षुण्ण होता तो आर्कॉन सिल्क्सनो बहुत पहले ही भाग गया होता। निंग उसे बांध नहीं पाता और अंततः वह एक जाल में फंस जाता और बच नहीं पाता। गुरुजी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके पास एक ऐसा घटक है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, पोत आत्मा ने जल्दी से कहा। ओह, निंग हंसा और हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में 60 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक हिस्सा प्रकट हुआ। ये हिस्सा धातु की कई परतों से बना एक अजीब सा अवयव था जिसके भीतर कई दिव्य रूम खुदे हुए थे। ये किसी भी हेगेमॉन क्लास गोलेम से कहीं ज्यादा जटिल था और चूंकि निंग को आर्टिफिसिंग का दाव समझ नहीं था, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। वाह, ये टुकड़ा तो बहुत बड़ा है। बर्तन आत्मा उत्साहित हो गई। गुरुजी, क्या मैं इसे निगल सकती हूँ? आगे बढ़ो, निंग ने सिर हिलाया। फुफ, अदृश्य शक्ति की एक लहर तुरंत 60 मीटर लंबे उस हिस्से पर छा गई, जो तेजी से सिकुड़ने लगा और अंगूठे के आकार का रह गया। सिकुड़ते हुए वह दायरे के एक क्षतिग्रस्त हिस्से की ओर उड़ गया। वह हिस्सा दायरे में खींच गया और दायरे की सतह तुरंत चमकने लगी। दायरे की सतह फैलने लगी और कुछ क्षति अपने आप ठीक हो गई। रियलशिप्स में पुनर्योजी शक्तियां होती हैं, लेकिन उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मूल सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। इस पुनर्तः पूर्ण भाग के मुझ में शामिल हो जाने से कुछ अन्य पूर्व अनुपस्थित घटकों का उपयोग अन्य भागों के पुनर्जनन और मरम्मत के लिए किया जा सकता है। यान आत्मा अत्यंत उत्साहित थी। गुरु, अब जब मैं एक महत्वपूर्ण घटक की मरम्मत कर पाया हूँ तो कई छोटे मोटे नुकसान भी ठीक हो रहे हैं। अब मैं पहले की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक दूरी तक जा सकता हूँ। अब मैं पलक झपकते ही आधे से ज्यादा रियल्म्स में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। निंग अपने हाथ में पकड़े हुए उस साम्राज्य को घूर रहा था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। हालांकि उस पर अब भी जख्मों और निशान थे, पर वह पहले जितना जर्जर नहीं लग रहा था। एक पलक झपकते ही आधे से ज्यादा रियल्म्स में टेलीपोर्ट हो जाना, यह वाकई चौंकाने वाला था। आप पूर्ण स्थिति से कितनी दूर हैं? निंग ने पूछा। बहुत दूर। यान आत्मा तुरंत ही कुछ उदास सी लग रही थी। हालांकि मैं 90% स्वस्थ हूँ, फिर भी मेरे कुछ छोटे छोटे हिस्से जो गायब हैं मुझ पर समग्र रूप से गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए मैं अभी भी उतनी दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ जितनी 100% स्वस्थ होने पर कर पाती। निंग सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब वह तीसरे चरण का डाउनलॉर्ड था तो वह सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स के साथ साथ काफी शक्तिशाली सम्राटों के बराबर था। उस समय उसे एक लोक ब्रह्मांड से दूसरे लोक ब्रह्मांड में टेलीपोर्टेशन के जरिए जाने में लगभग 10 लाख अराजकता चक्र लगते थे। यहाँ तक कि हेगेमॉन्स को भी बहुत लंबा समय बिताना पड़ता था। हालांकि लोक प्रभुत्वों के लिए बस कुछ हजार साल लगते थे। कुछ हजार साल उस दूरी को तय करने के लिए जिसे तय करने में निंग को आमतौर पर 10 लाख अराजकता चक्र लगते थे। इसकी टेलीपोर्टिंग शक्तियां हेगेमॉन ब्राइट शो से कहीं ज्यादा बेहतर थीं। लेकिन गुरु, मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा दूर नहीं। एक और जरूरी चीज है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। अगर मैं उसे आत्मसात कर लूं तो मैं काफी कुछ ठीक कर पाऊंगा। जहाज आत्मा ने तुरंत कहा। यह वह हिस्सा है जो मेरे दोस्त के पास है। निंग ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया और उस दायरे को फिलहाल के लिए दूर रख दिया। फुस, निंग ने आर्कन सिल्क्सनो द्वारा छोड़े गए सभी खजानों को बांधकर स्कैन किया। हालांकि कुछ कीमती चीजें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूदा निंग के लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं थी। इसके बावजूद निंग अभी भी काफी उत्साहित था। एक ही लोक प्रभुत्व काफी था। ये लोक प्रभुत्व क्रिम्सन वेव मंदिर से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए। किसी ऑटॉक से मदद मांगना ही काफी है। निंग बेहद उत्साहित था। ऑटॉक में अविश्वसनीय शक्ति होती है और वे आसानी से वैकल्पिक ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। वे यूवेई को बचाने के लिए स्पेस टाइम को उलटने में भी सक्षम हैं। इस लोक के जरिए मैं उसे वापस जिंदा कर सकता हूँ। हा हा हा, आखिरकार 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 मैंने कर ही दिया। निंग उस घुमावदार जलते हुए गलियारे में खड़ा था, इतना उत्साहित कि उसका खून खौल रहा था। उसने जो उत्साह महसूस किया वह अवर्णनीय था। यूवेई को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य का व्यापार करना, निंग को यह विकल्प चुनने में भी संकोच नहीं होगा। हालांकि एक क्षेत्र शिखर उसे एक क्षेत्र ब्रह्मांड से दूसरे क्षेत्र ब्रह्मांड तक आसानी से यात्रा करने की अनुमति देता, लेकिन अकेले ऐसा करना बहुत उबाऊ होता। यह एक ऐसी चीज थी जिसे वे सम्राट चुनते थे जिन्होंने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया था और जो बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। निंग बहुत कम समय से प्रशिक्षण ले रहा था। फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र ब्रह्मांड में ही ऐसी कई जगहें थीं जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और एक डाउनलॉर्ड होने के नाते उसका जीवनकाल केवल 108,000 अराजकता चक्रों तक सीमित था। उसे दूसरे क्षेत्र ब्रह्मांडों में भटकने और वहां के स्थलों का आनंद लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह उसे जिंदा कर सके, अगर वह उससे एक बार फिर बात कर सके, तो यह उसके जीवन का सबसे सुखद पल होगा। उसे अकेले बाहरी दुनिया में भटकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निंग के लिए ये राज्य अर्थहीन था। ये सिर्फ एक ही काम आता था, बदले में वह किसी तानाशाह से मदद मांग लेता। मुझे सम्राट गोल्डिस और सम्राट ब्लैक क्लाउड से मदद मांगनी होगी और एक ऑटच को आमंत्रित करना होगा, निंग ने सोचा। दाओ गठबंधन के अन्य लोगों से कुछ संबंध थे। दाओ गठबंधन के माध्यम से वह एक ऑटच को संदेश भेज सकेगा। मैं पहले नाइनडस्ट से मिलने जाऊंगा। निंग ने अपनी उत्तेजना दबाई और व्हाइट थॉ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रियलशिप रेजोनेंस की बदौलत निंग को नाइनडस्ट के दुर्गम इलाके का पता था और इसलिए वह उसे काफी जल्दी ढूंढ पाया। निंग की तरफ तो सब कुछ शांत था, लेकिन अनंत प्रदेशों में एक तूफान आने वाला था। सभी प्रमुख शक्तियों, एकांत प्रिय सम्राटों और अनगिनत डाउनलॉर्ड्स को अभी अभी एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली थी। पवित्र नगरों के 8 राजाओं में से एक,
आर्कन सिल्क्सनो मारा गया था। आर्कन सिल्क्सनो पवित्र नगरों के 8 स्वामियों में से एक था, जिसका मतलब था कि दाव गठबंधन के अमर महल में उसका एक जीवनदायी मीनार था। जिस क्षण निंग ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उसी क्षण उसका जीवनदायी मीनार ढह गया। इस खबर ने पूरे अमर महल को स्तब्ध कर दिया और यह बात तेजी से फैल गई। इस खबर को दबाने या छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी सम्राटों को पता चल गया और अनगिनत डाउलॉर्ड्स को भी। आर्कन सिल्क्सनो मर गया था, पवित्र नगरों का एक प्रतिष्ठित आर्कन। उन्हें हराना तो संभव था, लेकिन उन्हें मारना बहुत बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि हेगेमन्स के लिए भी उनमें से किसी एक को मारना बेहद मुश्किल था। उसे किसने मारा, उसकी मौत कैसे हुई, पूरे अंतहीन प्रदेश में अफरा तफरी मच गई। निंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जादफायक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा, क्षेत्र की प्रतिध्वनि का अनुसरण करता रहा। अंततः वह धधकती सुरंगों से गुजरते हुए कारागार क्षेत्र में पहुंच गया और सीधे नाइनडस्ट के कारागार में पहुंच गया। नाइनडस्ट, निंग ने तुरंत एक चांदी के वस्त्र पहने आदमी को आग के पिंजरे में कमल मुद्रा में बैठे देखा। वह नाइनडस्ट संप्रदाय का स्वामी था। निंग खुद को जोर से हंसने और उसे पुकारने से नहीं रोक सका। डार्कनॉर्थ। जब नाइनडस्ट ने अपनी आंखें खोलीं और निंग को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। पुस्तक 37 अध्याय 8 कारागार क्षेत्र। जरा अपने आप को तो देखो, जी। निंग मुस्कुराया। एक पिंजरे में फंसा हुआ और भागने में असमर्थ। बोलते हुए उसने जलते हुए पिंजरे का ध्यान से निरीक्षण किया, उम्मीद करते हुए कि उसे तोड़ने का कोई रास्ता मिल जाएगा। और मैं क्या करूं? मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। मेरे पास यहाँ अंदर छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। नाइनडस्ट बेबस होकर हंसा। मैं फंस तो सकता था, पर कम से कम मैं मौत से बच गया। यह वाकई मजेदार है। मैं नहीं मरा, पर आर्कन सिल्क्सनो मर गया। डार्कनॉर्थ, तुम तो कमाल हो। तुमने तो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। नाइनडस्ट का अवतार वास्थेवन पैलेस में था, इसलिए जैसे ही आर्कन सिल्क्सनो की मृत्यु हुई, नाइनडस्ट के अवतार ने निंग के अवतार से पूछा कि क्या हुआ था, जिससे उसे सामान्य रूप से पता चल गया कि क्या हुआ था। निंग हंसा। मेरी तारीफ मत करो, यह मुख्यतः मेरे यहाँ मौजूद गोलेम की बदौलत है। इतनी ताकतवर गोलेम को नियंत्रित कर पाना भी तुम्हारी ताकत का सबूत है। मेरे पास ऐसा गोलेम क्यों नहीं है? आर्कन सिल्क्सनो इतने सालों से जिंदा था, लेकिन उसने कभी ऐसा गोलेम हासिल नहीं किया। क्यों? उसकी जगह तुम्हारे पास ऐसा गोलेम क्यों था? क्योंकि तुम ताकतवर हो। ज्वाला पिंजरे के अंदर कमल मुद्रा में बैठे हुए नाइनडस्ट ने कहा। निंग ने ये गोलेम दाववादी ब्लूस्टोन से एक सौदे में हासिल किया था। निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव के मार्ग पर चलने के कारण ही दाववादी ब्लूस्टोन इतना शक्तिशाली गोलेम उसे सौंपने को तैयार हुआ था। हाँ, ये वास्तव में निंग की ताकत की वजह से ही संभव हुआ था। किसी भी और सभी खजानों को हासिल करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। अगर आप इतने भाग्यशाली भी हों कि आपको अविश्वसनीय शक्ति का खजाना मिल जाए, तो भी अगर आप खुद इतने मजबूत नहीं हैं, तो आप उसे जल्दी ही अपने से ज्यादा ताकतवर किसी के हाथों खो देंगे। अंतहीन प्रदेशों में हर कोई आर्कन सिल्क्सनो की मौत के बारे में बात कर रहा है। बहुत लंबा समय हो गया है जब पवित्र नगरों के किसी भी स्वामी की मृत्यु हुई है। नाइनडस्ट ने उत्साह से कहा। मैं तो अनंत प्रदेशों में सभी को बताना चाहता हूँ कि आपने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। हाँ, ऐसा मत करो। अभी तो सबसे जरूरी यही है कि कुछ अनहोनी होने से पहले तुम वहाँ से निकल जाओ। निंग ने नाइनडस्ट के पिंजरे की ध्यान से जांच जारी रखी। कोई विचार? नाइनडस्ट काफी उत्सुक था। इतना अधीर मत हो। निंग ने पिंजरे का विश्लेषण करते हुए उसे गौर से देखा। ये देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था और इसमें आसानी से प्रवेश किया जा सकता था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हेगेमोन भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाते। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड इसमें इसलिए घुसा था क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आर्कन सिल्क्सनो बहुत लंबे समय से जिंदा था और जानता था कि जेडफायर दायरे के सबसे खतरनाक हिस्से उसकी जेलें हैं, इसलिए उसने नाइनडस्ट के पीछे अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। ये पिंजरा एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है, निंग ने धीरे से कहा। मैं हवा में इसकी कुछ लहरें महसूस कर सकता हूँ। जरा रुको, मैं इसके कुछ और हिस्सों को देखने जा रहा हूँ। स्वूश। निंग अंतरिक्षीय तरंगों का पीछा करते हुए दूर उड़ गया और व्हाइट थॉट तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सावधान रहो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। तुम भी फंसना मत, नाइनडस्ट जोर से चिल्लाया। वह जानता था कि जेडफायर क्षेत्र कितना खतरनाक है और निंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। निंग लहरों का पीछा करते हुए जल्द ही हवा में एक और जलते हुए पिंजरे तक पहुंच गया। ये पिंजरा पूरी तरह से खाली था। स्वूश स्वूश। निंग लहरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसे एक और पिंजरा मिला। सभी पिंजरे आग की लपटों से बने थे और पूरे इलाके में अव्यवस्थित और अनियमित तरीके से बिखरे हुए थे। हालांकि वे अदृश्य धागों से एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। अरे! निंग की आंखें सिकुड़ गईं। आगे जलता हुआ पिंजरा हवा में बिल्कुल भी जीवित नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ जादुई खजाने थे। एक बड़ी कुल्हाड़ी, एक कवच, एक संपत्ति दुनिया और अन्य खजाने थे। बड़ी कुल्हाड़ी दोधारी थी और उसके किनारों पर बिजली के आकार का एक निशान था। उससे एक ऐसी शक्ति का आभास निकल रहा था जो वाकई चौंकाने वाला था। ये ब्रह्मांड का कोई खजाना ही होगा। एक ब्रह्मांड का खजाना। आमतौर पर केवल सम्राट ही ब्रह्मांड के खजानों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर सम्राट घोर युद्धों के दौरान यहाँ फंस भी गए थे, तब भी उन्हें जीवित रहना चाहिए। निंग ने सोचा, हो सकता है कि घोर युद्धों के दौरान यहाँ फंसे कुछ साधक डेसिमेट्सवेव द्वारा मारे गए हों, लेकिन सिथे को अपना खजाना इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला। निंग का अनुमान बिल्कुल सही था।
जेड5 क्षेत्र के भीतर कई जलते हुए पिंजरों में जब पर्याप्त साधक फंस जाते तो सीधे एक ही डेसिमेट्स वेव चलाकर उन सबको एक ही बार में खत्म कर देते। इसी तरह वे पिंजरों में भी सफाई करते और एक ही बार में सारे खजाने इकट्ठा कर लेते। हालांकि हुआ ये था कि जब जेड5 क्षेत्र पर हमला हुआ और उसमें सेंध लगाई गई तो निराश सिथे ने मरने से पहले एक आखिरी डेसिमेट्स वेव छोड़ने का फैसला किया। मृत साधकों के खजाने स्वाभाविक रूप से पिंजरों के भीतर ही रह गए। जेड5 क्षेत्र में सेंध लगाने वाला एक प्रतिष्ठित ऑटोक था। ऑटोक जैसा कोई व्यक्ति धीरे धीरे एक के बाद एक जेल की कोठरी खंगालकर अंदर के विभिन्न खजानों को लूट नहीं सकता था। ऑटोकों के लिए ऐसे खजानों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और खास तौर पर यह खजाना किसी और युद्ध क्षेत्र में भागने की जल्दी में था। पूरा दिन बिताने के बाद निंग ने पूरे जेल क्षेत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया। जेल क्षेत्र में कई ज्वाला पिंजरे थे जो रात के आकाश में तारों की तरह एक साथ गुच्छों में बटे हुए थे। ये सभी पिंजरे एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से गहन संरचना के हिस्से के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे जो 7 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित थी। 7 क्षेत्रों में से प्रत्येक के केंद्र में बेहद विशाल कोठरियां थीं, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। परिणामस्वरूप पूरी जेल अब डेसिमेट्स वेव को मुक्त नहीं कर पा रही थी। ये कैसा दिखता है? नाइनडस्ट ने तुरंत पूछा जैसे ही निंग उसके पास वापस उड़ी। जेल क्षेत्र के कुछ पिंजरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7 मुख्य पिंजरों में से 3 नष्ट हो गए हैं। निंग ने नाइनडस्ट की ओर देखा, लेकिन जिस पिंजरे में तुम हो वह पूरी तरह से अक्षुण्ण है। मुझे नहीं लगता कि कोई हेगेमॉन भी अपनी शक्ति से उसे भेद सकता है। जहां तक इसकी खामियों का सवाल है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये जेल संरचना वाकई बहुत जटिल है। नाइनडस्ट खुद को आश्चर्यचकित और निराश महसूस करने से नहीं रोक सका। नाइनडस्ट, मुझे इस पर सोचने दो। तुम्हें बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। निंग ने गुस्से से सोचा। यहाँ तक कि उसका प्राइमल ट्विन भी, जो एजर फ्लावर एस्टेट के दूसरे हॉल में ऑटोक के पत्थर के मंच पर बैठा था, समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। डार्कनॉर्थ, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। नाइनडस्ट मुस्कुराया। पहले उसे जेड5 दायरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसका अवतार निंग के अवतार से मिला तो उसने निंग से जेड5 दायरे के बारे में काफी विस्तृत जानकारी हासिल की। अब उसे समझ आया कि जेल का इलाका कितना भयानक था और उसकी स्थिति कितनी खतरनाक थी। जैसा कि आपने खुद कहा, अगर हेगेमॉन ब्राइटशो और बाकी लोग आ भी गए तो भी वे जेल क्षेत्र में घुस नहीं पाएंगे। यह वह जगह थी जहां भोर युद्ध के दौरान साधकों को कैद किया जाता था। नाइनडस्ट ने कहा, अपने आप पर जोर मत डालो। मुझे यहाँ फंसने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहीं धीरे धीरे प्रशिक्षण लूंगा और फिर इसी कोठरी में अपना दांवमज शुरू करूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं अनंत जीवनकाल वाला एक हेगेमॉन बन जाऊंगा। मेरे पास इस सेल पर धीरे धीरे काम करने के लिए काफी समय होगा। देर सवेर मैं कामयाब हो जाऊंगा। नाइनडस्ट ने निंग को दिलासा दिया। जेल क्षेत्र के मुख्य भाग नष्ट हो चुके हैं। ये कोठरी भले ही सुरक्षित हो, लेकिन इसे तोड़ने का मौका अभी भी है। निंग ने दांत पीस लिए। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि नाइनडस्ट तब तक यहाँ रहे जब तक उसके दांवमज का समय न आ जाए। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन। निंग ने कुल 9 दिन मौन ध्यान में बिताए, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं निकाल पाया। मास्टर, व्हाइटथॉ ने अचानक कहा। निंग ने उसकी ओर देखा। व्हाइटथॉ ने कहा, जेड5 दायरे में एक और जगह है जो इस सेल को खोलने में आपके काम आ सकती है। कौन सी जगह? निंग खुश हुआ। तुरंत रास्ता दिखाओ। मेरे पीछे आइए, गुरुजी। व्हाइटथॉ ने तुरंत रास्ता दिखाया। जेल क्षेत्र में कई कोठरियां बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई थीं और 7 मुख्य पिंजरे 7 अलग अलग जगहों पर एक अजीब पैटर्न में व्यवस्थित थे। बेशक उनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। व्हाइटथॉ ने निंग को जेल की कोठरियों के सबसे केंद्रीय क्षेत्र की ओर उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। गुरु, व्हाइटथॉ ने आगे खाली जगह की ओर इशारा किया। एक बार मुझे मेरे सिथे गुरु के साथ वहां बुलाया गया था। हम वहां एक खास जगह में दाखिल हुए जहां से सिथे पूरे जेड5 क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। पूरे जेड5 क्षेत्र को नियंत्रित किया? निंग ने प्रसन्नता से कहा। ठीक है, मुझे ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। यह इतना विशाल है और इसमें कितने ही ज्वलंत मार्ग और कोशिकाएं हैं। इसे देखते हुए कोई केंद्रीय नियंत्रण तंत्र तो होना ही चाहिए। रिक्त स्थान, वह क्षेत्र कहाँ है? मुझे भी यकीन नहीं है। व्हाइटथॉ ने आगे की ओर इशारा किया। यह आगे 300 मीटर के दायरे में होना चाहिए। मैं अपने मालिक के पीछे अंदर गया और जब हम उस क्षेत्र में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे अंतरिक्ष मेरे चारों ओर घूम रहा है। हम तुरंत उसके अंदर प्रकट हो गए। ओह! निंग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर हवा में उस क्षेत्र की ओर चला गया और उसे गौर से देखने लगा। फुफ! जैसे ही उसने अपना छाया रहित रूप धारण किया, उसका शरीर अचानक अनगिनत टुकड़ों में टूट गया और वह पास की आयामी तरंगों के साथ तालमेल बिठाने लगा। आखिर कुछ खामियां तो हैं ही। निंग ने झटपट उन आयामी तरंगों और उनकी अजीब लय के निशान पहचान लिए। उसका छायाहीन रूप उनमें विलीन होकर उनके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम था। उठो! निंग ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे तलवार की रोशनी की एक लकीर उस क्षेत्र को चीरती हुई बलपूर्वक निकल गई। उसके सामने एक आयामी दरार प्रकट हुई। पुस्तक 37, अध्याय 9, 16 क्षेत्रवार गठबंधन। जी निंग व्हाइटथॉ को उस आयामी दरार में ले गई और उसे पार करते हुए एक बंद पॉकेट आयाम तक पहुंच गई। ये पॉकेट आयाम केवल 30,000 मीटर के क्षेत्र को कवर करता था और इसके भीतर एक विशाल काली वेदी थी। निंग और व्हाइटथॉ दोनों उस काली वेदी पर उतरे। गुरुजी, व्हाइटथॉ ने कहा।
सिथे इस जगह का इस्तेमाल पूरे जेटफायर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए करते थे। इसका हर हिस्सा उनके नियंत्रण में था। ओह, निंग ने अपनी निगाहों से उस जगह को देखा। काली वेदी काफी बड़ी थी, एक विशाल चौक के आकार की। उसकी सतह अतुलनीय रूप से जटिल और अद्भुत शिला रेखाओं से ढकी हुई थी, जो मिलकर एक विशाल, पूर्ण रूप से खिले हुए फूल का रूप ले रही थीं, जिसके चारों ओर धधकती लपटें थीं। लपटों का पैटर्न हर समय लगातार बदलता रहता था, कभी भी पहले से इस्तेमाल किए गए पैटर्न की नकल नहीं करता था। अरे, निंग को तुरंत यह बात समझ आ गई। ये संरचना चित्र है, निंग ने धीरे से कहा। सबसे बाहरी परत के चारों ओर की लपटें उन रास्तों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं जिनसे जेटफायर क्षेत्र से बाहर निकला जा सकता है। रास्ते लगातार बदलते रहते हैं और कभी नहीं दोहराएंगे। अगर आप बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो आप हमेशा के लिए अंदर ही फंस जाएंगे। इसीलिए अंदर घुसना इतना आसान है, लेकिन बाहर निकलना इतना मुश्किल। पंखुड़ियाँ, ये अनगिनत जलते हुए मार्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये विभिन्न जालों और तंत्रों से भरी हैं जिन्हें संभवतः इस संरचना आरेख के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ तक पुनकेसर की बात है, मैं स्पष्ट रूप से 7 रंग पहचान पा रहा हूँ जो इस जगह के अंदर 7 कारागारों की अनगिनत कोठरियों का प्रतिनिधित्व करते होंगे। निंडस्ट को बचाने की कोशिश में निंग ने इस जगह की कारागारों का बारीकी से निरीक्षण करने में काफी समय बिताया था। इसलिए जैसे ही उसने संरचना आरेख देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह क्या दर्शाता है। मास्टर, क्या यह आपके काम का है? व्हाइटथॉर ने तुरंत पूछा। कुछ काम का है, लेकिन ये संरचना आरेख बहुत जटिल है। ऐसा लगता है कि इसमें अग्नि के दाव के कुछ रहस्य छिपे हैं, लेकिन इसमें शून्य के दाव के रहस्य भी शामिल हैं। ये दोनों को एक साथ मिला देता है, लेकिन ये गौण है। असल में जो बात मायने रखती है वह ये है कि यह संरचनाओं के दाव की अत्यंत उच्च स्तर की महारत को दर्शाता है। निंग ने अपना सिर हिलाया। समस्या यह है कि ये अनोखी संरचनाओं पर आधारित हैं जिन्हें केवल सिथे ही जानते हैं। ये उन संरचनाओं से बिल्कुल अलग हैं जिनका हम साधक उपयोग करते हैं। ये बेहद अजीब था। इन संरचनाओं को देखते ही निंग को एक अंधेरी, नम आभा का एहसास हुआ जो उसकी ओर बढ़ रही थी और एक बेकाबू भय का वातावरण पैदा कर रही थी। यह एक भयावह संरचना थी, एक ऐसी संरचना जो डेसिमेट्स वेव छोड़ने में सक्षम थी। सच तो ये है कि सिथे को भी इस संरचना आरेख पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष तकनीकों का सहारा लेना पड़ा था, और नियंत्रक को ये सब ठीक से समझ नहीं आ रहा था। समस्या ये थी कि निंग को उन खास नियंत्रण तकनीकों का पता नहीं था। इसका मतलब था कि उसे पहले इसे अच्छी तरह समझना होगा और फिर इसे अनलॉक करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। अगर मुझे नाइनडस्ट को बचाना है तो मुझे इस संरचना आरेख में महारत हासिल करनी होगी, निंग ने धीरे से कहा। इससे पहले निंग ने कोठरियों की पूरी तरह से छानबीन कर ली थी। उसे लगा कि जेल के भीतर की संरचनाएं बेहद जटिल हैं। वह उनका कोई सिर पूंछ नहीं समझ पा रहा था। सब कुछ धुंध में डूबा हुआ था। अब सब कुछ नियंत्रित करने वाला संरचना आरेख उसके सामने था और वह उसका बारीकी से निरीक्षण कर पा रहा था। लेकिन इससे उसकी निराशा और भी बढ़ गई। जेल क्षेत्र, निंग जेल क्षेत्र के पुनकेसर वाले हिस्से को घूर रहा था और उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि यह कितना जटिल है। निंग ने अपना सिर हिलाया, फिर विशाल संरचना आरेख के सबसे बाहरी हिस्सों में टिमटिमाती लपटों को देखा। ये जेटफायर क्षेत्र से निकलने के रास्ते थे। अरे, निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। ये लपटें। निंग के दिमाग में एक रोशनी कौंधी, जैसे ही उसे पहले देखी हुई किसी चीज का ख्याल आया। एज्योर फ्लावर एस्टेट के पहले महल में ऑटोक अवेकना ने साधक सभ्यता और सिथे दोनों से अनगिनत तकनीकें इकट्ठी की थीं। निंग ने उन सभी तकनीकों को याद कर लिया था और ऑटोक अवेकना द्वारा विकसित की गई सिथे तकनीकों में से एक में कई अलग अलग संरचनाएं शामिल थीं। निंग ने तुरंत पहचान लिया कि ये लपटें दर्ज की गई संरचना का एक बहुत ही सरल रूप थीं। सच तो ये है कि 7 ज्वलंत नरकों का गठन आरेख पूरी सिथे जाति के सबसे गुप्त और छिपे हुए गठन आरेखों में से एक था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इसके आंतरिक रहस्यों को सार्वजनिक कर सकें। यहाँ तक कि ऑटोक अवेकना भी ऐसी किसी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल नहीं कर पाया था। हालांकि ऑटोक अवेकना ने सिथे से कई अन्य संरचनाएं हासिल की थीं, जिनमें से कुछ उसी स्कूल से संबंधित थीं। निंग खुलकर मुस्कुराने लगा, जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांत दिखाई देने लगे। हा, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो उम्मीद की एक किरण। निंग ने जल्दी से उस तकनीक के बारे में बारीकियां समझनी शुरू कर दी, जैसा कि उसके प्राइमल ट्विन ने भी किया। चाय की केतली उबालने के लिए आवश्यक समय में ही निंग पूरी तरह से समझने और आग की सबसे बाहरी परत को देखने में सक्षम हो गई, जिसने पूरे विशाल ढांचे को ढक रखा था। तो ऐसे ही काम करते हैं बाहर निकलने के रास्ते। निंग ने लापरवाही से लपटों के एक हिस्से पर अपनी उंगली हिलाई। वहां लपटें बदलती और मुड़ती रहीं, लेकिन अब सब कुछ निंग के नियंत्रण में था। स्थिर हो जाओ। निंग की इच्छाशक्ति ने संरचना आरेख में प्रवेश किया और एक विचार के साथ ही लपटें जो स्वतंत्र रूप से मुड़ रही थीं और विकृत हो रही थीं, निंग की इच्छा के अनुसार हिलने और बदलने लगीं। गड़गड़ाहट। निंग के आसपास के खाली स्थान में छवियों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। ये अनगिनत लपटों के भ्रामक प्रक्षेपण थे जो पूरे जेटफायर क्षेत्र की बाहरी परत का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें उसके प्रवेश द्वार भी शामिल थे। सबसे बाहरी परत की सभी अनगिनत लपटें अब निंग के पूर्ण नियंत्रण में थीं, जिसमें विभिन्न निकास द्वार भी शामिल थे। निंग के नियंत्रण में लपटें गड़गड़ाती और गरजती रहीं, क्योंकि वह उन्हें संरचना और स्थान बदलने के लिए निर्देशित कर रहा था।
स्पष्ट रूप से लपटों की सबसे बाहरी परतों को अच्छी तरह से समझकर विशेष नियंत्रण तकनीकों का अध्ययन न किए जाने पर भी सबसे बाहरी संरचनाओं पर नियंत्रण पाना संभव था। बधाई हो गुरुजी, शुभकामनाएं। व्हाइटथॉर ने जल्दी से कहा, मैं अभी उस जगह के आसपास भी नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मैंने सिर्फ सबसे बाहरी परत पर ही नियंत्रण किया है। निंग ने सिर हिलाया। अगर मुझे नाइनडस्ट को बचाना है तो मुझे पूरी चीज पर नियंत्रण करना होगा। ये संरचना आरेख 3 भागों में विभाजित है। सबसे बाहरी परत में ज्वालाएं हैं, मध्य परत में पुष्प पंखुड़ियां हैं और पुंकेसर केंद्र में स्थित है। निंग संरचना आरेख को गौर से देख रहा था। हम केंद्र के जितना करीब जाएंगे यह उतना ही कठिन होता जाएगा। उस छोटे से पुष्प पुंकेसर को नियंत्रित करना सबसे कठिन होगा। एक बार जब मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा तो पूरा संरचना आरेख मेरे नियंत्रण में होगा। अब मैंने लपटों की सबसे बाहरी परत को हरा दिया है। फूलों की पंखुड़ियों का क्या? निंग ने फूलों की पंखुड़ियों को देखा जो अनगिनत जलते हुए मार्गों के अनुरूप थीं। जाहिर है ये बहुत मुश्किल होने वाला है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। निंग ने अपने पास उपलब्ध सिथे निर्माण तकनीकों का विश्लेषण करना शुरू किया। हालांकि उसके प्राइमल ट्विन को ऑटोक के पत्थर के मंच से सहायता मिली थी और वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रशिक्षण लेने में सक्षम था, फिर भी फूलों की पंखुड़ियों का निर्माण लपटों के निर्माण से हजारों गुना ज्यादा जटिल और गहरा था। समय बीतता गया। एक के बाद एक दिन निंग के प्राइमल ट्विन ने जल के दाव में अपने प्रशिक्षण को अस्थायी रूप से रोक दिया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान संरचनाओं के दाव पर था, विशेष रूप से 7 ज्वलंत नरकों के संरचना आरेख से संबंधित इसकी शाखा पर। इस फूल की पंखुड़ी जैसी संरचना को समझने में मुझे कुछ लाख साल लगेंगे। इस पर कुछ समय बिताने के बाद निंग को समझ आने लगी। हालांकि ऑटोक अवेकनर ने कई सिथे संरचनाएं एकत्रित की थीं जिनकी एक दूसरे से तुलना की जा सकती थी, और हालांकि निंग प्रतिभाशाली था और उसके पास ऑटोक का पत्थर का मंच था जिससे वह निरंतर प्रज्ञा जैसी अवस्था में रह सकता था, फिर भी उसे इस चीज को समझने में लाखों साल लगेंगे। तो फिर उस फूल पुंकेसर संरचना का क्या जो कारागार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? यही तो 7 ज्वलंत नरकों का असली केंद्र है। निंग अपने सामने विशाल सुंदर खिले हुए पुष्प संरचना के बिल्कुल बीच में स्थित फूल पुंकेसर को घूर रहा था। केवल उस पर नियंत्रण करके ही वह कारागारों पर नियंत्रण कर सकता था और नाइनडस्ट को बचा सकता था। कुंडलित लपटें बनाना आसान था, फूलों की पंखुड़ियां बनाना मुश्किल था, फूलों के पुंकेसर बनाना सबसे मुश्किल था। इतना कि निंग अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि उसे इसमें महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा। एक अराजकता चक्र 10। निंग अभी भी निश्चित नहीं था कि क्या ये पर्याप्त होगा। 7 जलते हुए नर्क, है ना? निंग ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा। एक एक कदम। जबकि निंग ने सिथे के डाउ ऑफ फॉर्मेशंस में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, आर्कन सिल्क्सनो की मृत्यु के कारण अंतहीन क्षेत्र अशांति की स्थिति में रहे। एक विशाल अनंतलोक के भीतर यह वह जगह थी जहां अनगिनत प्रजातियां रहती थीं और फलती फूलती थीं। उन सभी के पास पंख थे, वे आकाश में उड़ते थे। इस अनंतलोक के निर्विवाद स्वामी फुफकार एक आकृति एक आयामी दरार से उतरी। ये रक्त वस्त्र पहने एक वृद्ध पुरुष था जो अपनी दुष्ट दृष्टि से अपने सामने फैले विशाल ब्रह्मांड को घूरते हुए रक्त की दुर्गंध फैला रहा था। गोल्डिस, मेरे पुराने मित्र, रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने पुकारा और इस संपूर्ण विश्व को घेरने के लिए ईश्वरीय संवेदना की धारा प्रवाहित की। अरे, सुनहरी रोशनी की एक लकीर दिखाई दी जो एक गंजे सुनहरे बालों वाले एलियन में बदल गई। यह अनंत प्रदेशों के दाव गठबंधन के 2 सर्वोच्च नेताओं में से एक सम्राट गोल्डिस था। सम्राट गोल्डिस ने अपनी जाति के सदस्यों के रहने के लिए इस शाश्वत लोक की स्थापना की थी और उनका अवतार यहाँ स्थायी रूप से स्थापित था। उनकी शक्ति और उनके अवतार की उनके घर की रक्षा करने वाली अनेक संरचनाओं से जुड़ने की क्षमता को देखते हुए संभवतः अनंत प्रदेश में केवल हेगेमोन ही यहाँ उपद्रव मचाने की हिम्मत कर सकते थे। रक्त बादल। सम्राट गोल्डिस ने उस आदमी को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। भाई गोल्डिस, सम्राट ब्लड क्लाउड मुस्कुराया, जिससे वह सामान्य से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर लग रहा था। भाई गोल्डिस, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सम्राट गोल्डिस हंसे। क्या, अब जब सिल्क्सनो मर चुका है तो तुम सम्राट नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो गए हो? क्या तुम डर गए हो और मेरी सुरक्षा चाहते हो? सच तो ये है कि सम्राट गोल्डिस इन दुष्टों से परेशान नहीं होना चाहते थे। डर? तुम्हें लगता है मुझे डर लगेगा? सम्राट ब्लड क्लाउड की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और वह गुर्राया। मैं, ब्लड क्लाउड, अपनी जान की कसम खाता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह पूरी तरह सच है और झूठ से परे है। सम्राट गोल्डिस चौंक गए। क्या आप जानते हैं कि सिल्क्सनो की मौत असल में कैसे और क्यों हुई? ब्लड क्लाउड ने सम्राट गोल्डिस की ओर देखा। मैं विस्तार से बताता हूँ। और इस तरह सम्राट ब्लड क्लाउड ने शुरू से अंत तक पूरी घटनाक्रम समझाया। तो अब राज्य अधिकार डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के हाथ में है। सम्राट गोल्डिस की आंखों में एक विस्मयकारी भाव उभर आया। क्या ये सच है? लेकिन वह तुरंत चुप हो गया। उस आदमी ने अभी अभी उसके सामने जीवन रक्त की शपथ ली थी। तो यही असली वजह है। सिल्क्सनो के पास वास्तव में एक राज्य अधिकार था और अब वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के कब्जे में आ गया है। इसके निहितार्थ वाकई बहुत चौंकाने वाले थे। एक क्षेत्र, कौन इसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, इसकी लालसा से पागल नहीं होगा? फ्लेमड्रैगन क्षेत्र ब्रह्मांड के तीनों हेजमोन्स के संयुक्त खजाने एक क्षेत्र श्रेणी के मूल्य के आसपास भी नहीं थे। आर्कन सिल्क्सनो इसे प्राप्त करने में अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था और उसने बेहद गुप्त रूप से यह सुनिश्चित किया था कि किसी को पता न चले। अब जब वह मर चुका था तो ये जी निंग के हाथों में आ गया था।
सच तो ये है कि वह उन सभी बाधाओं और जालों से बच नहीं पाया था। ये जानते हुए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसने सम्राट ब्लड क्लाउड को इसके बारे में सब कुछ बताने का फैसला किया था। सम्राट गोल्डिस, मैं चाहता हूँ कि आप ये जानकारी दाव गठबंधन के अन्य लोगों में भी फैलाएं। सम्राट ब्लड क्लाउड कहते हैं, इसे सार्वजनिक करें। तुम। सम्राट गोल्डिस का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। आपको बस इसे सार्वजनिक करना है। मुझे विश्वास है कि वे हेजेमोन और प्रमुख शक्तियां निश्चित रूप से पूरी गति से हमारी ओर आएंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सम्राट ब्लड क्लाउड मुस्कुराए, उनकी आंखों में पागलपन का भाव था। भाई गोल्डिस, हम सम्राट भी दाव गठबंधन के सदस्य हैं। इससे हमें ये जानकारी पहुंचाने में मदद मिलनी चाहिए, है ना? हाँ। सम्राट गोल्डिस ने सिर हिलाया। दाव गठबंधन के नेता होने के नाते उन्हें कुछ नियमों का पालन करना था जो दाव गठबंधन ने बहुत पहले ही निर्धारित कर दिए थे। दाव गठबंधन के सभी सम्राट उनसे अपनी ओर से संदेश भेजने का अनुरोध कर सकते थे। मैं हमारे गठबंधन के सभी 16 लोगों को इसकी सूचना भेजूंगा, सम्राट गोल्डिस ने कहा। हालांकि डार्कनॉर्थ भी दाव गठबंधन का सदस्य है। मैं उसे भी सूचित कर दूंगा। पुस्तक 37, अध्याय 10, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस। फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स से बहुत दूर एक और रियल्मवर्स था जिसे हिडन फाइंड रियल्मवर्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ अनगिनत साधक रहते थे और ये साधक सभ्यताएं फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स की सभ्यताओं की तरह ही फल फूल रही थीं। हिडन फाइंड रियल्मवर्स में एक विशेष सितारा था जिसे ब्लैक सन के नाम से जाना जाता था। ब्लैक सन का व्यास 1 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा था और रंग पूरी तरह से काला था। हालांकि इसका नाम ब्लैक सन था, लेकिन असल में यह एक युद्ध मशीन थी जिसे बनाने के लिए सिथे ने कभी खून और धन की अकथनीय कीमत चुकाई थी। ये किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा कीमती थी। जब सिथे ने डॉन युद्ध हार दिया तो यह विशाल शक्तिशाली युद्ध मशीन एक बड़ी शक्ति के हाथों में चली गई जिसे रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस के नाम से जाना जाता था। वूश। कभी कभी ब्लैक सन की सतह से दूर प्रकाश की एक किरण हमारी ओर उड़ती हुई दिखाई देती थी। ब्लैक सन के चारों ओर 10 अरब किलोमीटर तक का अंतरिक्ष अदृश्य दबाव और प्रतिबंधों से घिरा हुआ था, जिससे किसी को भी स्पेस टाइम तकनीकों का उपयोग करके टेलीपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। उड़ना ही एकमात्र विकल्प था। फुफकार। प्रकाश की एक किरण ब्लैक सन में उड़ी, जमीन पर उतरी और एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग के रूप में एकत्रित हो गई। सफेद वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने दूर एक पहाड़ी चोटी की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जहाँ से कुछ आंगन धुंधले से दिखाई दे रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर कांप रहा था और वह तुरंत पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। फिर उसने एक अजीब पत्थर की मूर्ति की ओर पुकारा, दूसरे शिष्य भाई, कृपया संदेश भेजो, मैं गुरु से मिलना चाहता हूँ। 7वें शिष्य भाई, तुम वापस आ गए। पत्थर की मूर्ति की पलकें झपक गईं, उसके होठों से आवाज निकली, मैं अभी गुरु के साथ हूँ, हम साथ में पी रहे हैं। उफ, गुरु ने अभी कहा है कि तुम भी आ जाओ। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराया। तभी वह पहाड़ पर चढ़ा और तेज रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ा। पहाड़ की चोटी पर आंगन बिखरे हुए थे, जिससे वह किसी आम पहाड़ी गांव जैसा लग रहा था। वह जल्द ही सबसे ऊपर वाले आंगन में पहुंच गया। तभी अंदर से एक आवाज आई, अंदर आओ, स्काईलाइट। हाँ। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। इस शांत एकांत आंगन में एक मेज थी और मेज के पास 2 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा था, दूसरा जवान। बुजुर्ग के बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी बिखरी हुई थी और उसकी भौहें भी बेतरतीब और बेढंगी लग रही थीं। जहाँ तक उस नौजवान की बात है, वह एक गोल मटोल सा आदमी था जो एक हाथ से मांस मुंह में ठूंस रहा था और दूसरे हाथ से शराब उड़ेल रहा था। उसका चेहरा तेल से सना हुआ था। गुरुजी, दूसरे प्रशिक्षु भाई, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आदरपूर्वक पुकारा। ये 2 साधारण आकृतियां, वह बेढंगा बूढ़ा और वह मोटा बच्चा, वास्तव में हिडन फिएंट क्षेत्र की पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आकृतियां थीं। वह लापरवाह बूढ़ा आदमी एक प्रसिद्ध और विस्मयकारी व्यक्ति था, जिसे 16 रियल्म्स एलायंस की सभी प्रमुख शक्तियों ने अपना सर्वोच्च नेता माना था। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस, ब्लैक सन का स्वामी। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अदरवर्ल्ड लॉर्ड थे। डॉन वॉर के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध में महान कार्य किए थे, जिससे घटनाओं का पूरा क्रम उलट गया था। वह डॉन वॉर में जीवित बचे रहे और उन्होंने ब्लैक सन नामक भयानक विनाशकारी सिथे युद्ध मशीन को अपने लिए जीत लिया था। उनकी शक्ति और उनके पास मौजूद सिथे खजानों को देखते हुए कोई भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था और इसलिए उन्हें 16 रियल्म्स गठबंधन में सर्वोच्च स्थान दिया गया। कुल मिलाकर ताकत के मामले में वह सभी 16 लोगों में निर्विवाद रूप से नंबर 1 व्यक्ति था। संभवतः केवल ऑटोक ही उसे पराक्रम में मात दे सकते थे। और उस गोल मटोल बच्चे की बात, वह रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस का एकमात्र शिष्य था जो हेगेमोन बनने में कामयाब रहा था। उसका दाववादी शीर्षक विये था। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस कई शिष्यों वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन हेगेमोन बनने में सफल होने वाला एकमात्र व्यक्ति साधारण दाव लॉर्ड विये था, जिसने अपना सारा समय संरचनाओं का अध्ययन करने में बिताया था। हेगेमोन विये, उसे वर्चस्व के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह अपने गुरु के साथ यहाँ रहा, एक सादा जीवन जीता रहा और अपना समय उन अजीबोगरीब विचित्र सिथे कलाकृतियों और संरचनाओं का विश्लेषण करने में बिताता रहा जो उसे मिली। शुक्र है कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस के पास उसके लिए कई खजाने थे जिन पर वह गौर कर सकता था। युद्ध जीतने के बाद विंडग्रेस ने कई सिथे गोलेम हासिल कर लिए थे और उसने अपने शिष्य को उन पर मोहित होने दिया। हेगेमोन विये गोलेम के प्रति पूरी तरह से आसक्त था, लेकिन वास्तव में वह अग्नि के दाव के माध्यम से एक हेगेमोन बन गया था। यह एक ऐसी बात थी जिसने अनगिनत साधकों को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। वास्तव में उसने दावमज की तैयारी में भी कुछ खास नहीं किया था।
एक दिन जब वह गोलेम के कुछ हिस्सों पर काम करते हुए एकांत ध्यान में था, तो वह इसमें सफल हो गया। जैसा कि हेगेमॉन वेये ने कहा था, मुझे अचानक लगा कि मैं निश्चित रूप से डाउमेज में सफल हो जाऊंगा, इसलिए मैंने आगे बढ़कर इसे आजमाया और यह वास्तव में काम कर गया। इन शब्दों से असंख्य साधकों में ईर्ष्या और निराशा दोनों उत्पन्न हो गई। 7वें प्रशिक्षु भाई, क्या बात है? हेगेमॉन वेये ने पीते हुए सहजता से पूछा। दूसरे शिष्य भाई, इसमें कुछ तो होना ही चाहिए। क्या मैं आपको और गुरु को याद नहीं कर सकता? सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बेबसी से कहा। तुम तो सिर्फ काम के समय ही आते हो, हेगेमॉन वेये ने हंसते हुए कहा। रिंसलॉर्ड विंड्रेस हंसते हुए बोला, आओ स्काईलाइट, बैठो 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 और हम बातें करेंगे। जी हाँ गुरु। तभी सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग बैठ गए और शराब का एक गिलास उठाया। अपने गुरु और अपने बड़े भाई के साथ कुछ प्याले पीने के बाद आगे बढ़े। गुरु, मैं यहाँ काम से आया हूँ। आपने मुझे 16 लोक परंपराओं के गठबंधन पर नजर रखने के लिए कहा था, है ना? बाकी दोनों आदमी उसकी तरफ देखने लगे। दोनों ही बेहद ऊंचे दर्जे के लोग थे जो रोजमर्रा के प्रबंधन के कामों में पड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सम्राट स्काईलाइट जैसे स्थिर स्वभाव वाले लोगों को अपनी जगह कई काम संभालने दिए। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, फ्लेमड्रैगन रियलम्स से ये खबर फैल गई है कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ नामक किसी व्यक्ति ने रियलमशिप हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। एक क्षेत्र स्वामी विंड्रेस और हेगेमॉन वेये दोनों आश्चर्यचकित थे। मेरे पास तो कोई क्षेत्राधिकार भी नहीं है। एक डाउलॉर्ड के पास कैसे होगा? हेगेमॉन वेये आंखें फाड़े देखता रहा। क्या ये सच है? क्या फ्लेमड्रैगन क्षेत्र के तीनों हेगेमॉन और कई प्राचीन सम्राट इसे अपने लिए न लेकर सिर्फ देखते रहेंगे? ये खबर बिल्कुल सच है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट द्वारा फैलाई गई है, जिसने जीवन भर की शपथ लेकर कहा था कि यह जानकारी सत्य है। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ से निपटना आसान नहीं है। वह एक डाउलॉर्ड भले ही हो, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सबसे अधिक संभावना है कि वह फ्लेमड्रैगन रियलम्स के डाउ गठबंधन में सबसे शीर्ष पर है। वहाँ केवल डाउवादी ब्लूस्टोन ही उससे ऊपर खड़ा हो सकता है। माना जाता है कि उनके पवित्र नगरों के 8 स्वामियों में से एक आर्कन सिल्क्सनो को भी डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि हेगेमन्स के लिए भी उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। वह पवित्र नगरों के एक स्वामी को मारने में सक्षम था। हेगेमॉन वेये को आश्चर्य हुआ। डाउलॉर्ड रियलम्सलॉर्ड विंड्रेस ने धीरे से कहा, क्या यह ओमेगा दाव हो सकता है? ओमेगा दाव क्या है? दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की ओर आश्चर्य से देखा। मैंने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने भी खुद किसी ऐसे डाउलॉर्ड को नहीं देखा जिसने ओमेगा दाव विकसित किया हो, रियलम्सलॉर्ड विंड्रेस ने कहा। हालांकि जब मैं एक ऑटॉक से बात कर रहा था तो उसने एक बार मुझे ओमेगा दाव का जिक्र किया था। रियलम्सलॉर्ड विंड्रेस ने संक्षेप में बताया कि ओमेगा दाव कितने दुर्जेय होते हैं, जिससे हेगेमॉन वेये और सम्राट स्काईलाइट दोनों ही स्तब्ध रह गए। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ का शक्ति में दाववादी ब्लूस्टोन के बाद दूसरे स्थान पर आना इस बात का संकेत है कि उसने न केवल ओमेगा दाव विकसित किया है, बल्कि उसके पास और भी कई चीजें हैं जिन पर वह निर्भर है। रियलम्सलॉर्ड विंड्रेस हंसा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा 16 रियल्म वर्सेस एलायंस इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा करेगा। क्या ये जानकारी पहले ही फैल चुकी है? रियलम्सलॉर्ड विंड्रेस ने पूछा। गुरुजी, आपने 16 रियल्म्स गठबंधन की स्थापना के नियमों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स से सूचना मिलने के बाद से बाकी सभी 15 रियल्म्स को इसके बारे में पता चल गया है। यहाँ तक कि जिस वैकल्पिक ब्रह्मांड पर आपका नियंत्रण है, उसे भी शायद इसकी जानकारी है। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। मैं आपसे इस बारे में बात करने आया था क्योंकि मैं पूछना चाहता था कि क्या हमें भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिरकार ये भी एक रियल्मशिप है। वेये, इसमें कोई रुचि है? रियल्म्सलॉर्ड विंड्रेस ने पूछा। वेये ने सिर हिलाया। मेरा ध्यान गोलेम पर शोध करने पर है। मैं एक दायरे का क्या करूंगा? और इसके अलावा आपके पास तो पहले से ही एक है। गुरु, अगर मुझे एक इस्तेमाल करना होता तो मैं आपका वाला उधार ले लेता, है ना? तुम आलसी सुअर हो। क्षेत्र स्वामी विंड्रेस हंसा। यही बात उसे इस शिष्य में सबसे ज्यादा पसंद थी, उसका जुनूनी स्वभाव। विंड्रेस पहले भी कई बड़ी शक्तियों से मिल चुका था और जो कुछ भी हासिल कर पाते थे वे अक्सर स्वभाव से जुनूनी होते थे। ये शिष्य हमेशा उसके साथ रहता था। इसका मतलब था कि विंड्रेस अपने दूसरे शिष्य को लगभग एक बच्चे की तरह ही देखता था। अगर वेये उसका क्षेत्र स्वामी बनना चाहता तो वह मना नहीं करता। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने पूछा। हमें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अराजकता की दुनिया में सभी चीजें एक चक्र में आती जाती रहती हैं। अगर वह इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है तो यह उसका होगा। अगर वह नहीं है तो इसके लिए उसे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। रियल्म्सलॉर्ड विंड्रेस हंसा। मास्टर, क्या ये संभव है कि अन्य हेगेमॉन या सम्राट आएंगे और आपसे ब्लैकसन को सक्रिय करने के लिए कहेंगे ताकि उन्हें फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में भेजा जा सके? हेगेमॉन वेये ने अचानक कहा। एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करना बेहद कठिन और समय लेने वाला था। यात्रा का सामान्य तरीका महाअंधकार में धीरे धीरे टेलीपोर्ट करना था, जिसमें आमतौर पर बहुत लंबा समय लगता था। एक बेहतर विकल्प किसी दायरे के जरिए यात्रा करना होगा, लेकिन इससे भी तेज होगा अगर कोई अदरवज लॉर्ड अदरवज के प्रमुख तत्वों पर भरोसा करते हुए रास्ता बनाए। ये दायरे का इस्तेमाल करने से भी तेज होगा, लेकिन ये बेहद थकाऊ होगा। आमतौर पर अदरवज लॉर्ड्स ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। हाँ,
अदरवाइज लॉर्ड्स थोड़ा धीमा हो सकते हैं और कम ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि दायरे से धीमी यात्रा करना। सबसे तेज विकल्प ब्लैक सन की शक्ति पर निर्भर रहना था, जिससे एक लोक ब्रह्मांड से दूसरे लोक ब्रह्मांड में तुरंत टेलीपोर्ट किया जा सकता था। एक बार ब्लैक सन सक्रिय हो जाने पर यह अत्यंत दूरस्थ स्थानों से जुड़ सकता था और अत्यंत कम समय के लिए एक स्पेस टाइम चैनल बनाकर तुरंत टेलीपोर्टेशन की अनुमति देता था। हालांकि ब्लैक सन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। ऐसी चीज की कीमत एक साधारण हेजेमोन को कंगाल या दिवालिया बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। ब्लैक सन में और भी क्षमताएं थीं। दो दूरवर्ती क्षेत्रों को एक अनुप्रस्थ मार्ग से जोड़ने के अलावा इसका इस्तेमाल भयानक हमले करने के लिए भी किया जा सकता था। ये सचमुच उपलब्ध सबसे घातक सिथे युद्ध मशीनों में से एक थी। सिर्फ एक क्षेत्र जीतने के मौके के लिए कई प्रतियोगी होंगे और जरूरी नहीं कि अंत में वही विजेता हों। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग इतने दृढ़निश्चयी होंगे कि मुझसे ब्लैक सन को सक्रिय करने के लिए कहें, क्षेत्र के स्वामी विंड्रेस ने हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी ब्लैक सन को शायद ही कभी सक्रिय किया हो। डॉन युद्ध की समाप्ति के बाद से ही यह बंद पड़ा था और अब यह शायद ही कभी अपनी असली शक्ति प्रकट करता था। फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स से मिली यह जानकारी तेजी से बाकी 15 रियल्मवर्स के साथ साथ दूसरे रियल्मवर्स में भी फैल गई। सभी प्रमुख शक्तियां ये सुनकर दंग रह गईं कि एक डाउनलॉर्ड इतना शक्तिशाली हो सकता है, और वे सभी उस रियल्मशिप के लालच में थे। वास्तव में एक डाउनलॉर्ड इतना शक्तिशाली हो सकता है। मैं अनगिनत साल पहले एक हेगेमॉन बन गया था। मैं एक डाउनलॉर्ड को कैसे नहीं मार सकता। इस जानकारी ने कई हेगेमॉन और कुछ सम्राटों को तुरंत एकांतवास से बाहर खींच लिया। एक राज्य अधिकार एक बहुत ही आकर्षक वस्तु थी और डाउनलॉर्ड्स को बिल्कुल भी खतरा नहीं माना जाता था।